न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफ़र की तलाश है। जावेद अख्तर साहब, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रहगुजर की तलाश। पर एक प्रोड्यूसर साहब आपको समझा रहे थे कि रूठना शब्द ठीक नहीं है। एक साहब कहने लगे, एक प्रोड्यूसर मुझसे, कि देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि गाना आप उस लैंग्वेज में लिखिए जैसे मेरी लैंग्वेज, सिंपल। मैंने कहा आपकी लैंग्वेज में सिर्फ टेलीग्राम दिया जा सकता है, कम सून फादर इल, बस। ऑफर नहीं आया कि आपको एक्ट भी करना है? अरे 2-3 बार आया, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। एक्टिंग करना एक दूसरा काम है। ये पूरे बातचीत के दरमियान पहली बार आपके चेहरे पे थोड़ी झिझक सी दिख रही कि ये क्या? मैं थोड़ा चटमिला हूँ, आप तो जानते हैं। नेहरू पर बात हो रही है, एक ऐसे दौर में बात हो रही है जब नेहरू के बारे में बहुत सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं, उनकी तार्किक आलोचना का दौर जैसे लगभग बीत गया हो। नेहरू जी वॉज अ ब्रिज बिटवीन द ओल्ड इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि गड़बड़ क्या है कि हमने इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन ऊपर तो बना लिए, उतनी बेसिक एजुकेशन जो थी, प्राइमरी एजुकेशन पे हमने नहीं ध्यान दिया। इंडस्ट्री में एक शब्द की बड़ी चर्चा होती है, नेपोटिज्म। यानी इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात हो ही नहीं सकती। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देते हैं, आपको और मुझे तो देते नहीं है। ये नेपोटिज्म है। शराब कैसे छूटी? कि मैं मिरर में अपना फेस देखता तो मुझे शक्ल नहीं अच्छी लगती थी। तो एक तो सूरत नहीं पसंद थी, दूसरे में जिंदा रहना चाहता था। क्योंकि आप बार बार इस चीज़ को प्रकट करते हैं कि हाँ भाई मैं नास्तिक हूँ। हाँ, मैं तो बिल्कुल, मैंने लिखा भी है और मेरे बच्चे भी हैं दोनों। मैं एथिस्ट जावेद अख्तर से जानना चाहता हूँ कि ये कौन है जो आपको उम्मीद दे रहा है? मेरा कॉन्शियंस, मेरी आरजू, मेरा ऑप्टिमिज्म। तो शोले को लेकर कभी ऐसा हुआ कि साहब उसका सीक्वल, प्रीक्वल? शोले के बाद मेरी राय ये थी रमेश सिप्पी साहब को, हम लोगों के सबके ऊपर सफलता को दोहराने का बड़ा दबाव पड़ता है, तो शोले को लेकर कभी ऐसा हुआ कि साहब उसका सीक्वल, प्रीक्वल? शोले का सीक्वल का तो उस ज़माना नहीं था। हालांकि जब ये मिस्टर इंडिया बनी थी तो मैंने बहुत बोनी कपूर साहब से कहा था, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कहेंगे कि हाँ भाई कहा था कि आप इसका सीक्वल बनाइए। उस वक्त तक हिंदुस्तान में कोई सीक्वल नहीं बना था। अब मैं बात कर रहा हूँ 87 की। 87 में रिलीज़ हुई थी मिस्टर इंडिया। मैं, उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं कि मिस्टर इंडिया का सीक्वल? मैं सीक्वल बनाऊँ। हाँ, ये पहली बार होता, मगर वो तब तक हुआ ही नहीं था। होता क्या है कि आमतौर से हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो पहली बार कर रहे हो। हम हर काम दूसरी बार करना चाहते हैं, पहली बार नहीं करना चाहते। ये कहानी किसी फिल्म में नहीं आई। हाँ, तो फिर नहीं है, तो वो हुआ नहीं। लेकिन शोले का सीक्वल बनाने का कोई ख्याल नहीं था। शोले के बाद मेरी राय ये थी रमेश सिप्पी साहब को, फिर मैं उसे इस रिकॉर्ड पे इसलिए कह रहा हूँ कि उनको बात याद होगी कि जब शान का पूरा स्क्रीन प्ले बन गया तो मैंने कहा साहब एक मीटिंग चाहिए जिसमें जीपी सिप्पी साहब, जो कभी कभी आते हैं, जो फादर थे उनके, प्रोड्यूसर, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत कमाल के, उनकी लाइफ पे फिल्म बननी चाहिए। तो मैं एक मीटिंग चाहता, तो आई मीटिंग। तो मैंने कहा देखिए हमने स्क्रीन प्ले कंप्लीट कर लिया है, ये स्क्रीन प्ले स्टोरी डिपार्टमेंट में बना है, रमेश सिप्पी साहब ने भी पार्टिसिपेट किया, मैंने, सलीम साहब ने भी पार्टिसिपेट किया, बन गया। अब इसके डायलॉग लिखे जाते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये फिल्म मत बनाइए। शान? हाँ, मत बनाइए। आप एक नया लड़का और नई लड़की लेके एक छोटी सी रोमांटिक फिल्म बनाइए। डोंट मेक एनीथिंग विच विल बी कंपेयर्ड विथ शोले। गलती करेंगे आप। मगर सबने मुझे ओवर रूल कर दिया, अरे ये तो ऐसी बनेगी वो। तो मैंने कहा ठीक है, टू माई बेस्ट कैपेसिटी आई विल राइट द डायलॉग, मगर मैं अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ कि मेरी राय ये है। उसके बाद मैं ईमानदारी से कोशिश करूँगा जितना अच्छा मैं लिख सकता हूँ डायलॉग लिखूँगा, लेकिन आपको बनाना नहीं चाहिए। तो क्योंकि एक स्पेशल मीटिंग इसके लिए मैंने मांगी थी, तो रमेश सिप्पी साहब को ये बात याद है। एंड इट वाज अ डिजास्टर। डिजास्टर तो नहीं कहूँगा मैं, वो उसकी या कुछ भी बना होता, वो डिसअपॉइंट ही करता। इसलिए कि वो शोले 5-6 साल में एक ऐसा कल्ट बन गई थी, और आज इतने साल हो गए, आज भी है, कि आप उस लाइन में मत जाइए बाप। आप हो ही नहीं सकता कि उसे मार लें आप, तो आप दूसरी तरफ जाइए। ये एक बहुत बेसिक सी बात है। उसके बाद अभी भी वो आती है कभी टीवी पे कभी उस पर, तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर थी, वो इतनी चली क्यों नहीं? वो कैसे चलती? वो शोले से कंपेयर हो रही थी। ये कैसा?
इसमें जो एक प्रसंग आता है वो हम सब जो किसी भी किस्म में लिखते हैं, पढ़ते हैं, अभिव्यक्त करते हैं और जो हमारी रोज़ी रोटी से भी जुड़ा है, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। जब आप जीप पर कुछ लड़कों को सवार करते हैं और कहते हैं कि जितने भी पोस्टर दिख रहे हैं मुंबई में और होर्डिंग, सब पे जाके मेरा और सलीम का नाम लिखाओ। ये मैंने नहीं कहा जी। ये देखो, सलीम साहब इज़ अ मैन ऑफ एक्सट्रीम गट्स, बहुत हिम्मत के आदमी हो। और मैं भी शुरू से बागी था, लेकिन इतनी हिम्मत जो है जो बाद में मुझे आई, वो मुझे सलीम साहब की कंपनी में आई कि यू कैन टेक अ स्टैंड एंड गो टू दिस एक्सटेंट। ये मैंने उनसे सीखा। ठीक है, मैं भी 21 साल की उम्र में बेरोज़गार था और छोड़ दिया मैंने। सरहदी लुटेरा में शेख मुख्तार के डायलॉग चेंज होने पे वो तेवर मेरे भी थे, लेकिन इस हद तक नहीं जैसे सलीम साहब। ये जो आइडिया था ये सलीम साहब का था। कहले ये हमारा नाम नहीं दे रहे हैं। उनको हमने बोला कि राइटर कहते हैं पोस्टर पे राइटर का कौन नाम देता है, तो ये नहीं देते तो हम दे देंगे। जंजीर की बात है, हैं? सीता की था? जंजीर। जंजीर की। ऐसा करो, 2 लो जीप, उसमें स्टेंसिल होता है, पेंट लो, आदमी रखो, और जितने उस ज़माने में एक ही वक्त में पूरी इंडिया में फिल्म रिलीज़ नहीं होती थी। बॉम्बे में जितने पोस्टर लगे हुए हैं सबके ऊपर सलीम जावेद, रिटन बाय सलीम जावेद लिखवा दो। तो रात भर वो जीप घूमती रही। अब वो क्या है, जो लोग बेचारे जीप में वो पेंट कर रहे थे, साथ में दारू भी पी रहे थे, तो उसके बाद वहीं कहीं हीरो की नाक पे, कहीं हीरोइन के माथे पे सलीम जावेद। सलीम जावेद। तो अब उन्हें कहा हो अब ये पेंट करो यार, तो कुछ ऐसा हो गया। तो फिल्म इंडस्ट्री को चौंक गई, करे यार ये तो अजीब ही लोग हैं। तो फिर हमारा नाम देने लगे वो। फिर आपको अपने नाम से एक इश्तिहार भी देना पड़ा फिल्म की कामयाबी नहीं, के वो लिए। तो शोले पे दिया था जी। जब शोले, हालांकि इसका जंजीर वो का है भी दिया पोस्टर था, इसमें। जंजीर का भी दिया था हमने। शोले जब रिलीज हुई तो ट्रेड ने कहा ये फेल हो गई, ये बहुत ही बेकार पिक्चर है, चल नहीं सकती है, बहुत ही इसमें दम ही नहीं कोई। थोड़ा अगर दर्शकों को आप बता सकें, ट्रेड ने कहा मतलब? ट्रेड जो ट्रेड पेपर थे ना फिल्म इंडस्ट्री के, जो बताते थे कितना कमाई होगी, ये चलेगी नहीं चलेगी, पब्लिक की क्या रिएक्शन है, ब्ला ब्ला, अभी भी हैं। तो उन सब ने लिखा, बल्कि एक पर्टिकुलर मैगजीन ने तो हर वो आता था सैटरडे को, फ्राइडे को पिक्चर, सैटरडे को उसकी रिपोर्ट। ये एक स्पेशल इशू उन्होंने निकाला बुध को, वाई शोले हैज फ्लॉप्ड, वेडनेसडे को। तो हमने 3-4 दिन बाद, और सारी फिल्म इंडस्ट्री कह रही थी फेल हो गई पिक्चर, नहीं चलेगी। तो हमने, लोग तो देखने आ रहे होंगे। नहीं, अरे भाई वो क्या था कि उन्होंने इतने थिएटर्स में लगा दी थी कि हाउसफुल्ली हो रहा था सबब्स में, बहरहाल हवा बिगड़ गई थी। तो हमने इश्तिहार दिया कि पिक्चर वी गारंटी दैट द पिक्चर विल डू मिनिमम 1 करोड़ इन एवरी मेजर टेरिटरी। हालांकि हम भी गलत निकले, वो 1 करोड़ नहीं किया उसने 3, 3.5, 4 करोड़ किया। लेकिन तो हंसते थे लोग हम पे, क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो। लेकिन वो हमको यकीन था चलेगी। अच्छा, ये इश्तिहार का जिक्र हो रहा है। आपके हम लोग टीवी पर इश्तिहार देखते हैं, तो ये मॉडलिंग का सिलसिला कैसे? अब सब थोड़ा बहुत गुड लुक्स का फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना। जी। पर कभी लिखने के क्रम में ऐसा नहीं हुआ कि? नहीं ऐसा, वो क्या है, वो एक बहुत सारा नहीं, एक वो है, एक पर्टिकुलर वो कुछ मरहम है वो। नहीं, आप नाम ले सकते हैं, ऐसा कोई हमें वो नहीं है। आप फिल्म फेयर का भी नाम ले सकते थे, आप डॉक्टर औरतों का भी नाम ले सकते हैं। ये देखिए, हम तो आपका ख्याल रख रहे थे, हमें क्या है। तो उन्होंने ऑफ़र दिया तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। इससे पहले मुझे ऑफ़र हुआ था कुछ ऐसी चीज़ों का जिनके बारे में ये बात है कि ये कार्सिनोजेनिक है, मसाला कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह के, टोबैको का, ये वो, तो मैंने कभी नहीं किया, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। हालांकि इलायची के नाम पे जो पान मसाला हाँ, तो मैंने नहीं का इश्तिहार तो होता है। ये इसमें मैंने कहा ठीक है। एक पेन का मैंने किया था, तो पेन में तो कोई हरज नहीं है। और एक ये, इन लोगों को मैं एक बात बोल देता हूँ, देखो भैया मैं तुम्हारी लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं बोल सकता, वो एक्टरों का काम है, तुम मुझे बता दो कहना क्या है, मैं अपने वर्ड्स में कहूँगा। तो उनका ठीक है, हमको क्या आपत्ति है। मॉडल के पैसे में राइटर भी मिल गया। हाँ तो ठीक है, तो वो हो गया। पर कभी फिल्म लिखने के क्रम में ऑफर नहीं आया कि आपको एक्ट भी करना है? अरे 2-3 बार आया, लेकिन वो मेरा काम नहीं है, एक्टिंग करना एक दूसरा काम है। ये पूरे बातचीत के दरमियान पहली बार आपके चेहरे पे थोड़ी झिझक सी दिख रही कि ये क्या? मैं थोड़ा शर्मिला हूँ, आप तो जानते हैं जी। हालांकि मंटो में की है एक्टिंग। हाँ, वो सीन अरे वो सब तो दोस्त है हमारी नंदिता दास, उसने बहुत पीछे पड़ी, तो मैं चलो कर लेते हैं, उसके भी पैसे बच गए।
एक वरना कोई एक्टर प्रोफेशन लेती तो कुछ तो पैसे देने पड़ते ना उसे। ऐसी झिझक तब भी थी क्या जब गानों का सिलसिला शुरू हुआ? नहीं, मुझे गाने लिखने का में कोई एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं था शुरू में, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था। ये पोइट्री मैंने शुरू की थी कोई 78-79 में, जबकि लोग वो उम्र हो गई थी, मतलब मैं 32-33 का था। इस उम्र में तो लोग शायरी करना छोड़ देते हैं ना। मैंने इस उम्र में शुरू की थी और वो 5-6 लोग थे जिन्हें मैं सुनाता, मैं कहीं छपाई भी नहीं थी। एक जगह छपी थी, वो पुष्पा जी की वजह से। वो पुष्पा जी मुझसे छीन के ले गई। पुष्पा और भारती जी? हाँ, पुष्पा जी, और उन्होंने वो छपा दिया। क्या धर्मयुग में छपी थी? हाँ, धर्मयुग। पहली बार मेरी पोइट्री धर्मयुग में छपी है, थैंक्स टू पुष्पा जी एंड धर्मवीर भारती जी। तो उस पर पुष्पा जी ने कुछ आर्टिकल भी लिखा था उस पर, वरना कहीं नहीं छपी, और उसके बाद भी बरसों नहीं छपी। तो ये थे, जैसे अपना अमिताभ जी के फादर जो थे हरिवंश राय जी, मैं उन्हें सुनाता था, या अपना यश चोपड़ा को सुनाता था, या डॉक्टर राही मासूम रज़ा थे उन्हें सुनाता था, निदा फाजली से अच्छे रिलेशन थे मेरे उन्हें। तो ये 5-6 लोग थे जिन्हें मैं सुनाता, तो अपनी राय भी दे देते थे, करेक्शन भी, ये नहीं, ये वर्ड ऐसे मत यूज़ करो, ये जो है इसमें ये गड़बड़ है, ये मीटर में बाहर जा रहा है, ऐसा। तो नया शुरू किया। अब वो चूँकि यश चोपड़ा को भी मैं सुनाता, उनके साथ मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी काफ़ी। तो एक दिन वो आ गए सुबह मेरे पास और कहने लगे कि भाई मैं आपसे गाने लिखाना चाहता हूँ, इसलिए कि साहिर साहब जो हैं इज़ नॉट वेल, वो लिख नहीं सकते हैं, और मैं रेगुलर फिल्मी सॉन्ग राइटर लेना नहीं चाहता, मेरा हीरो पोएट है, तो मुझे पोइट्री चाहिए उसमें। तो मैंने कहा मैं तो नहीं इंटरेस्टेड हूँ लिखने में, मैं गाने नहीं लिखना चाहता। वही ठीक है, मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, काफ़ी है। वो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैंने जो कंडीशन लगाई उन्होंने सब मान ली, तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे मजबूरी कर दिया। तो फिर मैं गया उनके घर। क्या कंडीशन थी? मैं सबसे हाईएस्ट कितना लेता है, कौन लेता है, साहिर था, तो कितना लेते हैं, इतना ले, नहीं मैं इससे ज़्यादा लूँगा। तो अच्छा है, तो कितने गाने के लिए? 3 गाने में लिखाने। तो हाँ, तीनों गाने का आप मुझे पहले एडवांस भेज दे घर पूरा, तब मैं आऊँ। तो मतलब सारे ऐसे तरीके थे कि वो ना करे तो अच्छा है। उन्होंने हर बात मान ली। बिल्कुल वैसा रहा जैसे मुगले आजम में बड़े गुलाम अली खान साहब ने बोला कि हाँ, तो क्योंकि करना नहीं था ना। तो उसके बाद अच्छा, अब ये सब नखरे तो दिखा लिए। अब जब वो हो गया, मैं उनके घर जा रहा हूँ, तो मैं रास्ते में सोच रहा हूँ यार ये ट्यून पे मैं लिख पाऊँगा कि नहीं। अभी तक तो अपनी मर्जी से पोइट्री करे, तो ट्यून पे लिखना पड़ेगा। खैर वहाँ गया तो अपना मुलाकात हुई शिव जी और हरी जी, वो भी बड़े कमाल के लोग, जीनियस। तो उन्होंने हमें ट्यून सुनाई। ये बात हो गई 10:30-11 बजे। शाम को 5 बजे जब मैं उनके घर से निकला तो मैं गाना वहीं लिख के आ गया था, वहीं जो टाइटल सॉन्ग था। टाइटल वो मेरी ज़िंदगी का पहला गाना है, देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ये आप बता रहे थे ट्यून पे गाना तो ठीक है, पर एक प्रोड्यूसर साहब आपको समझा रहे थे कि रूठना शब्द ठीक नहीं है। हाँ, अरे शुरू में सब तकलीफ़ें थी। एक साहब कहने लगे, एक प्रोड्यूसर मुझसे, कि देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि गाना आप उस लैंग्वेज में लिखिए जैसे मेरी लैंग्वेज, सिंपल मेरी लैंग्वेज। तो मैंने कहा आपकी लैंग्वेज में सिर्फ टेलीग्राम दिया जा सकता है, पूरा गाना नहीं लिखा जा सकता। आपकी वोकेबलरी इतनी कम है, टेलीग्राम दे, कम सून फादर इल, बस। ये गानों का जिक्र इसलिए भी क्योंकि हम लोग जो 80 के दशक में पैदा हुए और 90 के दशक में हमने थोड़ा शऊर पाया गाने समझने का, तो हमारे एक मास्टर साहब थे, वो कहा करते थे कि ये जो सिलेबस में हिंदी लिटरेचर पढ़ाया जाता है ये ठीक नहीं है, इसलिए तुम में से कई लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है अलंकार और दूसरी चीज़ें सीखने की। तो उन्होंने कहा कि साहब अगर फिल्मी गानों के ज़रिए सिखाए जाएँ अलंकार, रूपक, उपमा, ये सब, तो कितना सही रहे। और फिर वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण दिए जाते थे। कभी ऐसा हुआ कि किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं आपको हिंदी विभाग में लेक्चर देने का मौका मिला हो? बहुत बार। मुझे तो बहुत सारे हिंदी के इंस्टीट्यूट, लिटरेरी इंस्टीट्यूशंस ने अवार्ड भी दिए हैं। तो है क्या, देखिए आपको एक बात बताऊं, जहाँ लिखने वाले को ये परवाह नहीं है कि पढ़ने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा। जो सरकारी लोग, उनका काम है, उनके साहब ये लिखना है, नोटिस है, या ये जो है अनाउंसमेंट है, उन्होंने लिख दिया, छप गया हर जगह पेपर में सरकार के पैसे पे। वो भाषा हर आदमी समझा कि नहीं समझा, उसे लिखने वाले को परवाह नहीं है।
लेकिन चाहे ये टेलीविज़न सेंटर हो, जहाँ आदमी को परवाह है लिखने वाले को कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, वो लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, और नहीं समझे तो मुझे मालिक निकाल देगा नौकरी से, ये तुम क्या लिखते हो भाई, लोग तो सुन नहीं रहे। वहाँ भाषा सरल होगी। तो जितने ये टीवी चैनल हैं, इनमें भाषा सरल है, इनमें वो भाषा आपको नहीं मिलती जो सरकारी भाषा है। तो हम बोलते क्यों हैं? हम इसे बोलते हैं कि मैं बोलूं आप समझें, आप बोलें मैं समझूं। अगर भाषा वही नहीं कर रही है तो फिर कुछ भी कर रही हो वो बेकार। मतलब आपका एयर कंडीशनर है, वो ठंडा नहीं करता कमरा, लेकिन न्यूज़ आती है उस पर, तो वो एयर कंडीशनर तो ठीक नहीं है। आपका रेडियो जो है वो ठंडा हो जाता है, तो वो भी ख़राब है। जिसका जो काम है, भाषा का काम है कम्युनिकेशन, अगर वो कम्युनिकेशन नहीं कर रही है तो गलत है। ये उन लोगों को परवाह होती है जिनकी नौकरी है, जिनका करियर स्टेक पे होता है कि नहीं भाई ऐसा लिखना है जो सबकी समझ में आए, वरना मुझे तो हटा देंगे। और जिनका नौकरी सेफ है या उनका स्टेक पे कुछ नहीं है कि कोई समझे कि ना समझे, तो वो बड़ी चेस भाषा लिखेंगे। स्टेक की बात हो रही है। हमारे जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। अरे तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन उनकी जो उन्होंने पंडित नेहरू पर किताब लिखी और भारत माता पर, जी कैसी कौन है भारत माता, तो अमूमन लोग मेहमानों को बुलाते हैं, विद्वानों को बुलाते हैं, और ये मान के चला जाता है कि जिस विषय पर बातचीत है वो सब अच्छा अच्छा कहेंगे। पर आप इसको बड़ा धता बताते हुए, नेहरू पर बात हो रही है, एक ऐसे दौर में बात हो रही है जब नेहरू के बारे में बहुत सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं, उनकी तार्किक आलोचना का दौर जैसे लगभग बीत गया हो, और उसी मंच पर बैठकर आप नेहरू की आलोचना भी करते हैं। क्या कहा था मैंने, मुझे याद नहीं। आपने ये कहा कि भाई उन्होंने बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए, बड़ा अच्छा किया, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन पर जोर, और लाइसेंस परमिट राज पर भी आपने टिप्पणी की। देखिए, मैं जब कॉलेज में था और मैं मतलब आई वाज अ यंग मैन ग्रोन अप, ऐसा नहीं कि मैं ओन नहीं करूँगा, तो मैं कहता था मैं अपनी ज़िंदगी में 3 आदमियों को एडमायर करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू, कृष्णचंद्र राइटर और दिलीप कुमार। तो ये 3 मुझे पसंद थे। तो नेहरू जी के बगैर तो आप मॉडर्न इंडिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं कर सकते। नेहरू जी वॉज द ब्रिज बिटवीन द ओल्ड इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो वो तो उनका जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जो ये शुरू में 17 साल वो रहे, उन्होंने इसकी डेमोक्रेसी की, जनतंत्र की जड़ें इस धरती में उतार दी, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक। ही वॉज रियली अ डेमोक्रेट। उनकी एस्थेटिक्स, उनका सोफिस्टिकेशन, उनका जो अंडरस्टैंडिंग थी कल्चर की, लैंग्वेज की, आर्ट की, बहुत बड़ी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जिसका उन्होंने ड्रीम किया, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई। मिसाल के तौर पे जो हेवी इंडस्ट्री है, उसको मैं नहीं समझता कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास इतना दम था कि इस स्टैंडर्ड पे वो हेवी इंडस्ट्री बना सके जो बनाई गई हिंदुस्तान में, जो इरिगेशन के लिए काम हुए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि गड़बड़ क्या है कि हमने इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन ऊपर तो बना लिए, उतनी बेसिक एजुकेशन जो थी, प्राइमरी एजुकेशन पे हमने नहीं ध्यान दिया, तो उसका कॉम्पनसेशन आप इधर रिजर्वेशन में कर दिया। लेकिन सवाल ये कि अगर हम कोई तरकीब करते, मैं डेवलप कंट्रीज़ की बात नहीं करता हूँ, आप फार ईस्ट में जाइए, कितनी कंट्रीज़ आप देखेंगे कि जिनका एजुकेशन का बजट 10% तक है। हमारा एजुकेशन का बजट आज भी पता लगाइए कितना है, आज भी, और तब भी ऐसे ही था। अगर हमने ऐसे स्कूल्स बनाए होते हर जगह कि जो इतने ही अच्छे होते जितने अच्छे स्कूल होते हैं, तो कुछ अलग फ़र्क पड़ जाता है पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में। ये नहीं हुआ। अब ये ठीक है, हम शिकायतें भी करते हैं, लेकिन अगर आप ग्रैंड टोटल लेंगे तो मैं तो जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा एडमायरर था, हूँ और रहूँगा। लेकिन अब वो अपनों से कुछ शिकायतें भी होती है, वो अलग बात है। अच्छा, ये मैं बातचीत के उत्तरार्ध में, और फिर हम न्यूज़ रूम की तरफ सवालों पे पहुँचे। कुछ लोग हैं जिन पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। आपने बहुत ही सम्मानपूर्वक जिक्र किया किताब में
अब मैं वो लोगों के सिलसिले पे आ रहा हूँ, वीरभद्र मिश्र जी का संकट मोचन मंदिर में। जी, इज अ वेरी अनयूजुअल पर्सन। आप देखिए, हम लोग जो हमेशा कभी सोचते हैं महंत एक बंद, तो ऐसा लगता है भाई वो अपना पूजा पाठ जानता होगा और वही उसी दुनिया में अपना रहता होगा। हियर वॉज एन एक्सट्रीमली लर्नड मैन, PhD इन फिजिक्स। और ये जो है उन्होंने एक पूरा रिसर्च वर्क किया था कि गंगा को कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है, जो पानी में पोल्यूशन आ गया है, ये आ गया है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। उसको कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, लेकिन वो उस पर एक लाइक अ अथॉरिटी ऑफ फिजिक्स काम कर रहे थे। तो ये कॉम्बिनेशन आपने नहीं देखा, एन अ हार्डकोर सेकुलर पर्सन। वहाँ पर कुछ गड़बड़ जब हुई थी संकट मोचन मंदिर में, कुछ ब्लास्ट हो गया था और ये सब हुआ था, तो जाहिर है कि पूरे शहर में एक और पूरे मुल्क में एक हंगामा हो गया। संकट मोचन मंदिर जो है नॉर्थ इंडिया के 2-3 बड़े रिस्पेक्टेड टेम्पल्स में से, उसकी अपनी हिस्ट्री है इतनी बड़ी। तो कुछ लोगों ने जाके वहाँ उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। उनका देखिए वहाँ तक सड़क है मंदिर की, वहाँ तक आप मत आइएगा, उधर बाहर आप क्या कर रहे हैं आप जाने, इधर नहीं हुआ है। और उसके बाद उन्होंने जुलूस निकाला पूरे शहर में सारी कम्युनिटीज़ के वर्ग के लोगों का, और वो घूमे और एकता के लिए उन्होंने बात की और कुछ हंगामा नहीं होने दिया। और उनसे आप बात कीजिए तो आपको मालूम होता था कि आप एक बहुत लर्नर्ड आदमी से बात कर रहे हैं। मैं दुनिया में 2-1 लोगों के ही पैर छूता हूँ, उनमें से एक वो थे। अब तो उनके बेटे हैं महंत, वहाँ वो चले गए। मैंने बम्बई भी उन्हें बुलवाया था, हमने बहुत बड़ा फंक्शन किया था उनके लिए, और वहाँ भी क्या अच्छा बोले थे वो। तो उसके बाद उनके बेटे अगन, वो भी वही हैं, IIT में पढ़ाते भी हैं और महंत भी हैं इतने बड़े टेम्पल के। ये टेम्पल वो है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके कंपाउंड में बैठ के तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के कुछ चैप्टर यहाँ लिखे हैं। अच्छा, जो उनका वो है तुलसी घाट, ये इन्हीं का है, वहीं इनकी हवेली, वहीं रहते हैं। वहाँ कुछ रेलिक्स भी हैं तुलसीदास जी के, मैं वहाँ गया हूँ। तो मुझे इन्होंने बुलाया कि आप आइए और हम आपको कुछ ऑनर करना चाहते हैं। तो मैं गया वहाँ, और उन्होंने अंदर टेम्पल के अंदर मुझे बोलने को कहा। और वहाँ पर उन्होंने मुझे एक, जो ना इससे पहले दिया था ना उसके बाद दिया है, एक मुझे ट्रॉफ़ी दी जिसे मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। वो है कि शांति दूत नाम से उन्होंने मुझे एक ट्रॉफ़ी दी। मैं बहुत शुक्र है, ज़िंदगी और दुनिया मुझ पे बहुत मेहरबान हुए हैं, रहे हैं, बहुत मुझे अवार्ड्स मिले, लेकिन ये 2 अवार्ड्स मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। एक तो ये जो शांति दूत का उन्होंने दिया था, जो इससे पहले किसी को नहीं दिया था, बाद में भी नहीं दिया, एक ही है। और एक जो मुझे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है, जो कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी रैशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर इंक्वायरी इन साइंस एंड इंक्वायरी, उसने मुझे दिया है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, जो मेरे एथीज़्म और रैशनलिटी पे है, जो एक ही हिंदुस्तानी जिसे दिया गया। ये 2 मैं अलग रखता हूँ संभाल के। ये नास्तिकता का जिक्र आया है तो थोड़ा विस्तार कर लें। हम लोग इंटरव्यू शुरू होने से पहले 2005 में की इंडिया टुडे कॉन्क्लेव जी हाँ, जी हाँ। तो उस पर जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि अगर आध्यात्मिकता ये है तो ये, तो इसको लेके तो बड़ा विरोध सहना पड़ा होगा सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि आप बार बार इस चीज़ को प्रकट करते हैं कि हाँ भाई मैं नास्तिक हूँ। हाँ, मैं तो बिल्कुल, मैंने लिखा भी है, और मेरे बच्चे भी हैं, दोनों बेटा और बेटी एथीस्ट हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो भी, उनके भी बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा है रिलीजन के आगे नॉट एप्लीकेबल। उस क्रम में जब मैं इसमें पढ़ रहा था, जैसे जब आप कबीर की पोइट्री को अप्रोच करते हैं तो फिर उसमें कैसे उसको चैनलाइज करते हैं? देखिए, ये कमरा है, यहाँ दीवार है, आप अगर दूर जाना चाहते हैं तो दीवार तक चले जाएंगे, अब आखिर तो दीवार है। तो ऐसे ही सोच की या फिलॉसफी की भी मुख्तलिफ टाइम्स में, अलग अलग टाइम में एक ये रहा है कि इतना बड़ा कैनवस है, इतना बड़ा। इस पर कबीर जो थे वो बिल्कुल एंड पे खड़े थे जाके, वो सुपरस्टिशन से, फेथ से इतनी दूर थे जितना पॉसिबल था उस समय में। हालांकि उससे बहुत पहले समय में भी बड़ी अजीब बातें हुई हिंदुस्तान में हुई हैं। 3,500 साल पहले एक चारवाक मूवमेंट था। वो चारवाक मूवमेंट में बृहस्पति जो उसके बहुत बड़े लीडर थे,
3,500 साल पहले एक आदमी लिखता है कि ये कॉन्सेप्ट के मरने के बाद कोई ज़िंदगी बकवास है, ना कोई स्वर्ग नरक कुछ भी, ये पुनर्जन्म ये सब बेकार है, कुछ नहीं, जब आप मर गए आप मर गए। ये सब के कोई आपको सुप्रीम पावर देख रही है, सब बेकार है, ये इलॉजिकल। ये 3,500 साल पहले एक आदमी लिखा और ये एक मूवमेंट बनता था, चारवाक का मूवमेंट। तो ये तो खैर फिर वो खो गया, फिर वो दूसरे चीज़ें आ गई वापस, ये वो। उसमें कबीर तो से एक आदमी जो बनारस में रहता था और जब वो बीमार होता तो कहता मुझे मगहर ले चलो। यहाँ बनारस लोग आते थे, लोग दूर से, कि यहाँ मरेंगे तो हमारा तो वो हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। उनका मैं यहाँ मरूंगा नहीं, इसलिए कि लोग समझेंगे यहाँ मैं मोक्ष के लिए मरा हूँ, मुझे नहीं मर रहा, मैं मगहर में मरूंगा जाके। ही वॉज सच अ फ्री थिंकर। उस वक्त जितना डिसेंशन पॉसिबल था फ्रॉम ट्रेडिशनल फेथ्स एंड सुपरस्टिशन, कबीर में वो मौजूद है। पर भारत जो एक बहुत ही धार्मिक देश है और अलग अलग यहाँ पे संप्रदाय विकसित हुए हैं, उसके बारे में, क्योंकि वो कई लोगों के लिए ये होता है कि साहब एक नैतिक शक्ति की तरह है, या वो उनको अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, बुरे से दूर रखता है। ये जो धर्म में आस्था रखते हैं उनके तर्क होते हैं। उनका ये तर्क है। तो फिर एक काम कीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए और मार्क कीजिए कि कहाँ कहाँ धर्म ज़्यादा है और कहाँ समाज में धर्म का बोलबाला ज़्यादा है। और फिर दूसरा मैप लीजिए वर्ल्ड का और ये देखिए कि कहाँ करप्शन, जुल्म, नाइंसाफ़ी, रिप्रेशन ज़्यादा है। तो आपको मालूम है तो एक ही जगह है। तो अगर धर्म जो है नेक कर देता है लोगों को, तो फिर ऐसा क्यों है? और जहाँ धर्म कम हो गया है वहाँ कंपैरेटिवली लोग बेहतर हैं, जैसे वेस्टर्न यूरोप, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और जहाँ ज़्यादा है वो तो आप देख लीजिए, पूरा नक्शा वर्ल्ड का उठा के देख लीजिए। धर्म से अब हम एक व्यक्ति पर आते हैं, धर्मवीर भारती। इनसे आपका संवाद रहा है। पुष्पा जी का एक बड़ा इसमें रोचक प्रसंग है। मुझे वो गाना भी, जावेद साहब, वो क्या लोकगीत है जो आपने ढोलक पे गाया था? अरे वो तो ऐसे ही वही कुछ अरे improvise बता कर- दीजिए नहीं सर। बता नहीं, छुपा नहीं रहा हूँ। हाँ। और मुझे वो तो वहीं इम्प्रोवाइज करते थे। ये ऐसा कोई नहीं कि कोई गीत था जो मैं गाता था। दोस्त की वो शादी वहीं थी, के कुछ वहीं। वो- अब वहाँ पर मैं भी लाइनें बना लेता था और राही साहब भी थे उसमें, वो भी लाइनें वहीं के वहीं बनाते थे। तो उसको गाना इम्प्रोवाइज करते थे ऐसे ही। अच्छा। वो ऐसा ही था। मगर ये कि मैं बड़ा नसीब वाला आदमी हूँ। ये ऐसे लोग हैं कि जिनसे ज़िंदगी में आप एक बार मिलें तो सारी ज़िंदगी बताते रहे मैं मिल चुका हूँ उनसे। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे मेरे पर्सनल रिलेशन रहे हैं, अपने लड़कपन में, अपने यूथ में, यंगर एज में, जिनके पास मैं घंटों बैठा हूँ, उनसे सुनता रहा हूँ, उनसे बातें सुनी हैं, तो और उनसे सवाल किए हैं और डिस्कशन किया है। ये भी मेरी अकल देखिए, मेरी हिम्मत कि उनसे, तो ये जो उनसे मिला है मुझे, वो मैं, किस्मत मेरी अच्छी है कि ऐसे लोगों से मिल सकता था मैं। आपने कभी जानिसार अख्तर साहब से डिस्कशन या हाँ डिबेट ज़रूर किया? ज़रूर, मुझे उनकी कई बातें याद है। जैसे कि एक उन्होंने बात बहुत अच्छी कही थी मुझे कि देखो, मुश्किल ज़बान में लिखना बहुत आसान है, लेकिन आसान ज़बान में लिखना बहुत मुश्किल है। आसान ज़बान में आप तभी लिख सकते हैं जब आपका ख्याल बिल्कुल क्लियर हो। थॉट की क्लैरिटी। हाँ, और उनके यहाँ आपको उनकी लैंग्वेज जो है ज़्यादातर बड़ी सिंपल मिलेगी। लखनऊ स्कूल, वैसे भी ये लखनऊ स्कूल था, लखनऊ की लैंग्वेज जो है वो उर्दू हमेशा कंपैरेटिवली दिल्ली के मुकाबले में बहुत सिंपल लैंग्वेज रही। बल्कि एक आरजू लखनवी साहब थे जी। उनसे किसी ने कहा जी उर्दू क्या आपकी, बिना फ़ारसी के वर्ड के, अरबिक के वर्ड के आपकी भाषा ही नहीं है। उनका अच्छा, ऐसी बात है। अब मैं एक पूरी किताब लिखूँगा जिसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसका कोई रूट भी हो फ़ारसी के वर्ड में या अरबिक के वर्ड। एंड ही रोट अ कंप्लीट बुक विदाउट यूजिंग अ सिंगल वर्ड। लाइक देखो, हम दुनिया की लैंग्वेजेस से वर्ड ले लेते हैं, वो अलग बात, लेकिन तुम कहो कि हमारी भाषा जो है डिपेंडेंट है उस पर, वो नहीं है। पूरी किताब में एक वर्ड पर्शियन का रूटेड नहीं है। आप ये बता रहे हैं तो जो ग्रामर और सिंटेक्स को लेके आपने बात जी कही जी है। जी। अब वो है उनका शेर, देखिए कि उसने भीगे हुए बालों से जो झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। इसमें कोई वर्ड, सारे सिंपल उर्दू के वर्ड हैं। काली घटा में कौंदा लपका, बन में जो कोयल कूक गई,
जितनी गहरी सांस खिंची थी उतनी लंबी हुक गई। इसमें कोई वर्ड नहीं है जो आप कहें ये साहब ये फॉरेन वर्ड है, लेकिन हो भी तो क्या है, कोई अर्थ नहीं। हम सारी भाषाओं से वर्ड लें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब डिक्शनरी छपती है तो प्रीफेस में लिखते हैं इस बार हमने 50 वर्ड और बढ़ा दिए, हमने नए 50 वर्ड इंट्रोड्यूस किए हैं लैंग्वेज में। हमारे यहाँ ये कहा जाता है ये 50 वर्ड निकाल दो। ये हम अपनी भाषा को समेट रहे हैं, वहाँ फैल रही है। भाषाएं तब जिंदा रहती हैं जब वो फैलती रहें। आप ये बता रहे थे और मुझे वो लक्ष्य का एक गाना है जिसमें नायक नायिका का संवाद चल रहा है, मेरे ख्याल से कोटला मुबारकपुर के वो किले में शूट हुआ है वो गाना। इस बात को ज़रा तुम घुमा फिरा कर कहते हाँ तो अच्छा होता। जी जी जी। अमिताभ बच्चन के बारे में बताइए। उनके बारे में कौन सी बात है जो सबको नहीं पता है? नहीं, वो उनके बता बारे देता नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो मैं आपसे ना इत्तेफाक, उनके बारे में बहुत सी बातें हैं जो सिर्फ आपको पता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने 70s में अर्ली 80s तक साथ काम किया, और जब काम करते हैं तो ज़्यादा मिलते हैं। अब उतनी मुलाकात नहीं होती, कभी साल 6 महीने में हो जाती है, और मगर वही मोहब्बत, वही इज़्ज़त है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और बहुत अनयूजुअल आदमी है वो। मैं बहुत आपने मिली का खास तौर से मिली को रेखांकित किया कि भाई इसके वो क्या होता है जब उनका जिक्र होता है तो लोग जंजीर, दीवार, शोले, अमर अकबर, एंटनी, इन सब पिक्चरों का नाम लेते हैं। लेकिन एक और दो ये तो ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन और भी 2 एक फिल्में हैं जिसमें उनका कमाल का काम है। जैसे मिली में बहुत कमाल का काम है मगर उसका कोई जिक्र नहीं करता है। जैसे शक्ति में बहुत कमाल का काम है लेकिन कोई जिक्र नहीं करता। तो मैंने उन पिक्चरों को पॉइंट आउट किया जो जिसमें जितनी तारीफ होनी चाहिए अमिताभ बच्चन के काम की उतनी नहीं हुई। इनकी तो हो गई तो ये तो ठीक है, लेकिन वो भी देखे कोई कि क्या काम किया। जोया अख्तर जी, खास तौर पे उनकी जो फिल्मोग्राफी, उनकी जो अप्रोच है, क्योंकि हम लोगों को वो लक बाई चांस ऑनवर्ड्स बड़ी रिफ्रेशिंग लगी। तो आप लोगों की कुछ कितनी मतलब किस तरह की बातचीत होती सिनेमा के बारे में? जैसे आपके वालिद ने आपको ज़बान के बारे में और तमाम चीज़ों पर नसीहतें दी। ये तो वो बता पाएंगी, लेकिन ये कि मैं मेरे दिल में, ठीक है वो मेरी बेटी हो अलग बात है, लेकिन एज अ राइटर और एज अ डायरेक्टर उसकी बहुत इज्जत है। इज्जत मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू बी कॉन्डरसेंडिंग एंड पेट्रनाइजिंग। मैं तो बड़े इज्जत से देखता हूँ उसके काम को। और ये ज़रूर है कि कभी उसने मुझसे कोई राय मांगी तो मैंने दी, वरना मैं दखल नहीं देता हूँ। और एक पिक्चर थी उनकी वो दिल धड़कने दो, तो उसमें एक वो जो उसका वो जो कुत्ता है जो कहानी सुना रहा है, जो कहानियाँ सुनाता है, पूरे डायलॉग तो किसी और ने लिखे हैं, फरहान ने लिखे शायद। ये कुत्ते के डायलॉग मेरी बेटी ने मुझसे लिखवाए। अब मैं आज तक सोचता हूँ कि कुत्ते के डायलॉग के बारे में क्यों से ख्याल आया कि मेरे बाप से बेहतर कुत्ते का डायलॉग तो कुछ है, तो क्यों ऐसा उसने सोचा। ये मेरे लिए एक रिडल है और मैं पूछना नहीं चाहता हूँ कि पता नहीं बता दे तो लेकिन गाने वाने लिखता रहता हूँ उसकी फिल्म के। अभी एक पिक्चर बना रही है, वो भी अभी नियरिंग कंप्लीशन है, आर्चीज़। वो आर्ची कॉमिक होते थे, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। तो वो हिंदुस्तान में प्लांट करके, और नाम वही इस्तेमाल किए हैं कि एक कोई छोटी सा टाउन है जहाँ ये सब रहते हैं, नैनीताल से आगे या मसूरी से आगे कहीं है। और उसके गाने मुझे लिखने को कहा। अब उसके गानों में एक दो मेरी लाइफ में पिक्चरें आई जिनमें गाना लिखना बड़ा टेढ़ा काम था, ये भी एक है। इसलिए कि जो सिंप्लिसिटी उनके डायलॉग और लैंग्वेज में है फिल्म के, वही गाने में होनी चाहिए। अच्छा, अगर गाने में मैंने करार भी लिख दिया या गुस्सा भी लिख दिया तो चौंक जाएंगे, उर्दू का वर्ड है, या ये कि ये क्या है। इतनी ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज चाहिए कि किसी को ध्यान नहीं आए कि अंग्रेज़ी में नहीं गा रहे तो हिंदी में गा रहे या उर्दू में गा रहे। तो समझिए मेरी 75% वोकेबलरी तो मैंने अलग कर दी। अब इस 25 में गाना लिखना है, और जो बात कहनी है वो भी कहनी इसी 25। तो उसमें बड़ा मुश्किल था, टेढ़ा काम था करना। जैसे रॉक ऑन जो फरहान की पिक्चर थी,
उसका गाने जो हैं, हाँ, उस साल वो भी रिलीज़ हुई थी अपना जोधा अकबर, और सारे मुझे अवार्ड उस साल के जोधा अकबर में मिले। इसके गाने तो बहुत चले लेकिन मुझे अवार्ड किसी ने नहीं दिया इनके गानों का, मगर मेरा ख्याल है कि ये काम ज़्यादा मुश्किल था। सिंदबाद द सेलर लिखना, देखिए मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी पड़ी नाव, इस तरह की वोकेबलरी जॉनी वॉकर और महमूद के गानों में आती थी, कॉमेडियंस के। आप ये वर्ड लिख के एक गाना लिखें जो कि कॉमेडी नहीं लगे, जो लगे यूथ का गाना है, ये मुश्किल काम है। ये कभी हुआ नहीं था, ये पहली बार हुआ था। वो गाने जो हैं अच्छे हैं, मैं बिल्कुल इतना फॉल्स मॉडेस्टी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ऐसे गाने तो पहले भी लिखे गए, ये पहले नहीं लिखा गया था। मगर ये जो कॉनेसर्स होते हैं वो ये बातें मिस कर जाते हैं। पर कभी जैसे फरहान और जोया से वो होता कि ना इत्तेफाकी की, वो कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं चल रहा है, इसका दूसरा ड्राफ्ट दीजिए या कुछ, उतनी ऐसा भी- गुंजाइश रहती है हाँ डायरेक्टर हाँ और हाँ हाँ, लिरिसिस्ट के बिल्कुल बीच? बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए एक बात समझिए, आप अपने बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के बच्चों के साथ, जैसे करण जौहर है, मैं तो इसके फादर की पिक्चर लिखी, जैसे आदित्य है जिसके साथ मैंने काम किया, बाद में आदित्य चोपड़ा, इसके फादर के साथ काम किया। तो बहुत से ऐसे वहाँ डायरेक्टर्स आए मेरी लाइफ में जिनकी पिछली जनरेशन के साथ मैं काम कर चुका हूँ। इनके साथ आप काम कैसे करते हैं, चाहे आपके अपने बच्चे, पहले तो ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए कि आपके बाद जो पैदा हुआ है कैलेंडर ईयर में वो आपसे कम अकल रखता है। हमने ये तय कर लिया कि जो हमसे बाद में पैदा हुआ है उसमें कम अकल होगी, ये तय नहीं किया जो हमसे पहले पैदा हुआ उसमें ज़्यादा होगी, ये हमें एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन जो हमारे बाद पैदा हुआ है उसमें कम अकल। फैक्ट ये है कि ये दुनिया उसकी है, ये जो बैठे हैं इस लाइन में, ये दुनिया इन लोगों की है। ये इस दुनिया को, आज की दुनिया को मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं भी कुछ जानता हूँ जो इन्हें पता नहीं है, लेकिन ये भी कुछ जानते हैं जो मुझे पता नहीं है। तो अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है विद यंगर जनरेशन, देन यू कैन फंक्शन। और अगर आप उस्ताद हो गए हैं तो फिर वो आपको टॉलरेट नहीं करेंगे, वो चाहे आपके अपने बच्चे भी हो। तो आप में ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि भाई ये जो कह रहे हैं ये कह क्या रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। अगर वो सेंसिबल है, अगर बेकार आदमी है तो किसी भी उम्र का हो बेकार है, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड हो। मगर जो सेंसिबल टैलेंटेड लोग हैं वो, उनको आप पेट्रनाइज इसलिए नहीं कर सकते कि तुम तो 40 साल बाद पैदा हुए थे। फैक्ट ये है कि उनका वर्चू है ये कि वो कंटेम्प्रेरी है। आप कंटेम्प्रेरी होना चाहते हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप जो इतना खजाना धरोहर लेके आए वो उनके पास नहीं है, वो आप ही दे सकते हैं। तो ये एक म्यूचुअल गिव एंड टेक है। अगर ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट है तो आप काम कर सकते हैं। और ऐसे ये, अरे मेरी बेटी, अरे ऐसे तो मैं ऐसे पकड़ के चलने को सिखाता था, ये मुझे बताएगी कि क्या चाहिए गाने में, तो नहीं हो सकता। वो बेटर जानती है। जब हमको ये बात का रियलाइजेशन हो, देन वी कैन। गुलजार साहब, क्योंकि हम लोगों ने जब गाने सुनने शुरू किए तो हमें बताया गया कि अरे साहब ये तो बहुत बड़े लोग हैं और पिछली पीढ़ी के लोग हैं, पर जब गाने सुने तो हमें लगा कि ये तो हमारी पीढ़ी की ज़बान में हमसे बात कर रहे हैं। आप खुद ही पिछली पीढ़ी के, आप क्या कहें? जी, तो मैं इसीलिए तू इतना क्यों खुश हो रहा है? तो मैं तो इसीलिए बार बार 90s का हवाला दे रहा हूँ कि हमारा दौर भी बीत ही गया। तो आप लोगों की आपस में ऐसे बैठ की चर्चा होती है? भैया ये बम्बई जो है ना, मुंबई ये कमर्शियल सिटी है। यहाँ किसी ने कितनी अच्छी बात कही, ये पूरा शहर एक रेलवे स्टेशन लगता है कि लोग अपनी ट्रेन आ रही है और जल्दी जल्दी डिब्बे ढूंढ रहे हैं। ये है माहौल। एम्बिशियस लोग हैं, वर्क ड्रिवन हैं और दे रिस्पेक्ट टाइम। हमारे छोटे शहरों में तो अभी भी ये होता है, ऐसा करो कल सुबह आ जाओ। अरे भाई सुबह कितने बजे? वो कुछ टाइम दोपहर में मिलते हैं ना, शाम को आ जाओ। तो शाम दोपहर सुबह इसमें बटा हुआ है दिन। वहाँ नहीं है, वहाँ ऐसा 10:30 और 11 के बीच में मिल जाते। तो टाइम की रिस्पेक्ट है। हर आदमी कुछ करना चाह रहा है और जो भी किया उससे आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो उसमें इस भागा दौड़ी में मुलाकातें जो हैं, सोशल मीटिंग ज़रा कम हो जाती है। गुलजार साहब को तो मैं 1970 से जानता हूँ एज अ पर्सनली, और उससे पहले जब मैं कॉलेज में था तब उनके गाने तो तब आ गए थे जब मैं कॉलेज में था।
70s में जब हमने सिप्पी फिल्म ज्वाइन की तो जो अंदाज जिसका हमने स्क्रीन प्ले पे काम किया, डायलॉग वो लिख रहे थे, हम लोग स्क्रीन प्ले पे काम कर रहे थे, तो वहाँ से हुआ। लेकिन ये कि ऑब्वियसली वो अपने काम में मसरूफ़ है, हम अपने काम में हैं, तो मुलाकातें उतनी नहीं हो पाती, लेकिन जब मिलते हैं तो उसी मोहब्बत से मिलते हैं, उसी जोर से मिलते हैं। जो उन्होंने लिखा है कुछ सुनाते हैं मुझे, मैंने जो लिखा है उन्हें सुनाता हूँ। अब ये देखिए, जिस किताब को आप लिए बैठे हैं इस वक्त, ये किताब 9 तारीख को बॉम्बे में रिलीज़ हो रही है और गुलजार साहब कर रहे हैं, तो उनके हाथों रिलीज़ होगी। तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है और मैं गुलजार साहब के बारे में एक बात हमेशा कहता हूँ, यहाँ भी कहूँगा कि गुलजार साहब की शायरी या गुलजार साहब का गाना आप सुने तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसने लिखा। अगर आप में रीज़नेबल टैलेंट है तो आप ठीक ठाक अच्छी शायरी कर सकते हैं। अच्छी शायरी करना मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है अपनी शायरी करना। गुलजार साहब अपनी शायरी करते हैं। सलीम साहब, उनसे मुलाकात होती है? हाँ, मैं भी गया था, उनकी कुछ बीच में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उन्हें मिलने गया था। बहुत ज़माने बाद मुलाकात हुई, वरना फ़ोन वोन पे एक आध बार बात होती रहती है, लेकिन मैं पर्सनली घर गया था उन्हें देखें। अभी फिर बाद में फ़ोन पे बात हुई अभी 4-6 दिन पहले, तो ही वॉज साउंडिंग मच बेटर। लेकिन जब मैं गया था तो उतनी तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, लेकिन नाउ ही इज़ गुड। हनी ईरानी जी? हनी तो अगर मुझे आप बोलेंगे अपने 3 बेहतरीन दोस्तों का नाम बताइए तो उनमें से एक हनी का होगा। वी आर वेरी क्लोज, वी आर वेरी वेरी फ्रेंडली और आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर। हनी ने इसमें एक अच्छी बात कही है कि वो लोग जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं उनकी शादी वादी कर मैं वही आने वाला था और वही शीर्षक भी रखा गया है उस पर्टिकुलर चैप्टर का कि अच्छे दोस्तों को शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं, बहुत बहुत अच्छे दोस्तों को हम खामोखा ये नहीं है कि अच्छे रिलेशन है, मेरी बहुत गहरी दोस्ती है उससे। मतलब मुझे मालूम है कि मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए तो 1-2 लोग जिनके बारे में मुझे यकीन है, बिसाइड शबाना है, तो शबाना तो मैं तो एक ही नाव में है, जो मेरे लिए कुछ भी कर देंगे, उनमें से एक हनी है। और मुझे यकीन है कि हनी को भी यही मालूम है मेरे बारे में। और बहुत हमारा मुलाकात और हमारा कम्युनिकेशन बहुत फ्रीक्वेंट है। ये नहीं कि वो सारे बिज़ी होना अलग है, लेकिन हनी से तो मेरी कम्युनिकेशन रहती है हमेशा। 2 चीज़ें और हैं। एक तो शराब, हम लोग तमाम लोग आदतों की गुलामी करते हैं, शराब कैसे छूटी? सर वो मैं मेरे ख्याल से 40s में एंटर हुआ था, तो मुझे ख्याल आया कि अगर ये मैं जैसे पीता हूँ, मैं पीता कम नहीं था, भमक के पीते थे? मैं 1 बॉटल रोज़ रात को पीता था, 1 बॉटल रम। विस्की से एलर्जी हो चुकी थी मुझे, विस्की मैं पी नहीं सकता था। तो फिर बियर मैंने पीना शुरू की तो मालूम हुआ कि 18 बोतल 20 बोतल बियर पी गया। मैंने कहा ये तो भाई बहुत मुश्किल काम है। तो फिर रम शुरू की। रम, हिंदुस्तान की रम दुनिया की सबसे अच्छी रम है, कोई शक नहीं। मैंने यहाँ से एक यस बड़ी तेजी में आया हिंदुस्तान की, मगर सच है, बेस्ट रम। वो बड़ी मशहूर है ना वहाँ की, लैटिन अमेरिकन रम, कैरेबियन। कुछ नहीं, इंडिया की रम सब बेस्ट। मैं सब पी के देखी, तो रोज़ 1 बॉटल पीता था, 1 बॉटल। और मुझे कंपनी है तो अच्छी है, नहीं है तो मैं अकेले पी। तो मैं जब 40s में एंटर हुआ तो यही होना है, रैशनलिज्म के कुछ फ़ायदे हैं। तो मुझे ये ख्याल आ रहा था, मैं लोगों से शेयर नहीं कर रहा था, कि अगर मैं ऐसे पीता रहा, अच्छा मुझे हैंगओवर नहीं होता था, मैं कभी थ्रो अप नहीं करता था, कभी नहीं। तो ये मेरे सिस्टम में जा रहा है, ये मोस्ट प्रॉब्ली मैं 52-53 साल की उम्र तक जीऊँगा ऐसे ही शराब पीता रहा, तो मैं 52-53 की एज में मर जाऊँगा। मर जाना चाहिए, लॉजिक ये कहती है। मगर ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की। मैंने बोला तो ये आज ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे, अभी छोड़ दो, लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ। दूसरी जो एक चीज़ थी जो कि बहुत ही मतलब वैनिटी की बात है, कि मैं मिरर में अपना फेस देखता तो मुझे शक्ल नहीं अच्छी लगती थी, सूजा हुआ चेहरा होता है शराबी का जैसा, तो मुझे बड़ी नफ़रत आती थी उस फेस से। तो एक तो सूरत नहीं पसंद थी, दूसरे में ज़िंदा रहना चाहता था। तो सोचता रहा और एक दिन मैंने एक पूरी बोतल बकाडी की पी, कल से नहीं पीऊँगा। ये बात है 31 जुलाई
1991। इत्तेफाक से वो सलमान की बर्थडे, हालांकि छोड़ते हुआ मुझे ध्यान नहीं था, मगर ये भी देखो कि भाई की बर्थडे पे छोड़ा मैंने। और उसके बाद आज तक कभी मैंने एक बूंद छुई नहीं कभी, और न छूंगा। डॉक्टर सलमान अख्तर, उनके बारे में भाई अब अजीब सा लगता है, मतलब ये खैर चलो अपनी बेटी की थोड़ी तारीफ कर ही दी है तो क्यों शर्माऊँ अपने भाई की तारीफ करने में। तो इज अ ब्रिलियंट मैन, कोई शक ही नहीं है। और उसके बहुत सारे शेर ऐसे हैं कि मुझे लगता है काश कि मैंने लिखा होता, ऐसी शायरी है उसकी, कोई शक नहीं। जैसे कि जो मुझे बहुत पसंद है उसका शेर, और भी बहुत है, मैं आपको कई शेर सुना सकता। जो छुपाने की थी वो बात बता दी मुझको, जो छुपाने की थी वो बात बता दी मुझको, जिंदगी तूने बहुत सख्त सजा दी मुझको। क्या ये बहुत शेर है उसके, बहुत अच्छे। और जब वो बोलता है तो मैं तो उसके जो लेक्चर्स हैं, मुझे अफसोस ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं है उस पर यूट्यूब पे, और होने चाहिए, इसलिए कि मैं तो एक एक कई बार सुन चुका हूँ। बोलता कितना अच्छा है और कितना सिस्टमेटिकली बोलता है, मतलब उसका जो जैसे ही वो टॉपिक शुरू करता है तो उसके जो मेजर स्ट्रक्चर है वो उसके दिमाग में कहीं क्लियर है, और वो किस तरह से उसको अनरिवील करता है और कैसे कंक्लूड करता है, बहुत हुनर का काम है। और बड़ी ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज में, ऐसा मतलब टेक्निकल जार्गन हो कि मेरी आपकी समझ में ही नहीं आए कि भाई ऐसा साइकाट्री की बातें हैं, ऐसा नहीं है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बहुत कमाल का है। तो ही इज़ एन एक्सेप्शनल पर्सन। शबाना आज़मी, शबाना आज़मी, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी जो है मेरी मुकम्मल ही नहीं हो सकती शबाना आज़मी के बगैर। मेरे लिए ज़रूरी है किसी से मैं मोहब्बत तभी कर सकता हूँ जब मैं उसकी इज़्ज़त करूँ। मैं जिसकी इज़्ज़त नहीं कर सकता, मैं उससे मोहब्बत भी नहीं कर सकता। तो ये चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे शबाना हो, मैं इन लोगों की इज़्ज़त करता हूँ। इनमें बहुत दम है, ये अपना जो भी काम करते हैं मामूली काम करने वाले लोग नहीं हैं। और जब दम होता है तो सिर्फ एक जगह नहीं होता। एज अ पर्सन ये परफेक्शनिस्ट है। बेटी है तो ऐसी बेटी नहीं आपने देखी होगी, दोस्त है तो ऐसी दोस्त नहीं देखी होगी। उसकी जो फ्रेंड्स हैं, मतलब उसकी एक दोस्त है, परना नाम है, परना पाटकर, वो 3 बरस से दोस्त है। जब वो 3 बरस की थी केजी में, तब से आज तक उनकी दोस्ती है। और शायद सगी बहनें होती तो भी इतना रिलेशन नहीं हो सकता था। तो दोस्ती में भी उतनी ही ताकत है। उसको हो नहीं सकता वो नॉर्थ पोल पे और उसकी किसी दोस्त का बर्थडे और उसको याद ना हो, नॉर्थ पोल से फ़ोन करेगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी एनिवर्सरी है और आप दोस्त हैं उसके और वो भूल जाए। वो कहीं भी होगी, शूटिंग में से बाहर निकल के आपको फ़ोन कर देगी। तो दोस्ती चाहे वो बेटी हो, परफेक्ट बेटी, चाहे वो बहन हो और चाहे वो वाइफ हो। अब वो वाइफ का आप ट्रेडिशनल जो है वो ना सोचिएगा, वो वाली नहीं है, वो एक अलग है। और मतलब दोस्त है कि जिस पे मैं डिपेंड कर सकता हूँ। मैं जब कंफ्यूज होता हूँ तो मैं उसी से राय लेता हूँ। आप जब ये बता रहे थे तो मुझे तरकश का पहला पन्ना तो आपने शबाना के लिए लिखा है, और दूसरे पन्ने पर कृष्ण चंद्र साहब का जो प्रोज है उसमें ये लाइन आती है कि किसी से हुलस के दोस्ती की है, किसी दुश्मन के बच्चे को मोहब्बत से देखा है। हाँ, किसी दुश्मन के बेटे को मोहब्बत की नज़र से देखा है। बहुत गजब के राइटर थे वो, कमाल के राइटर थे। बहुत असर है उनके हाँ, लिखे। बहुत मुझे मैंने तो बहुत सीखा उनकी राइटिंग। मगर शुक्रिया है कि और भी बहुत से लोगों से सीखा मैं, वरना क्या होता फिर आप इमिटेट करने लगते एक आदमी को। लेकिन अगर आपके सोर्सेज बहुत सारे हों तो फिर ठीक हो जाता है, फिर आप ढूंढ के अपना कुछ रास्ता बना लेते हैं। चलिए, मुझे वो कागज़ है, हाँ बताइए, किसी को पूछना है सवाल? अच्छा, बहुत सारे हैं जी, फटाफट। सर, मैंने आपका 2 दिन पुराना ट्वीट देखा जिसमें आपने तालिबान में जो लड़कियों के साथ हो रहा है उस पर बड़े सख्त लहजे में टिप्पणी की। आपकी ज़ुबान इतनी अच्छी है, आपकी भाषा इतनी अच्छी है, आपसे ऐसा नहीं कहते कि क्यों इतने गुस्से में रहते हो? मिल तो रहा है, क्योंकि ये सवाल पूछने का रीज़न मेरा ये है, हम अगर कभी कुछ कहें तो कहते हैं मिल तो रहा है, अब तो बदल गया, नौकरी करने तो निकल गई।
और कितना चाहिए? रात के 12 बजे तक क्यों घूमना है? मिल तो रहा है। फेमिनिज्म भी खाने में नमक बराबर देने की बात होती है। और आपने सीधे उस मुस्लिम बोर्ड को चैलेंज किया जो भाई आप चुप क्यों हैं? आप बोलिए ना। अगर आपको लगता है तालिबान सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई लड़की स्कूल न जाए, कॉलेज न जाए, यूनिवर्सिटी न जाए, आपकी ये राय है, अगर है तो कह दीजिए, और अगर आपकी राय नहीं है तो कहिए कि ये गलत हो रहा है। अच्छा है क्या? और वो आपके मज़हब के नाम पे कर रहे हैं। यू आर अ कंसर्न पार्टी। आपके मज़हब के ख़िलाफ़ कहीं कोई बात बोलता है दुनिया में तो आप बुरा मान जाते हैं ना। तो ये काम जो है ये आपके मज़हब के मुताबिक है, उसके ख़िलाफ़ है, आप तय कीजिए। मैं तो नहीं जानता आपके मज़हब को इतना, मैं नहीं तय करूँगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उसमें क्या है, बताएं वो क्या हर्ज है। भाई आप गोल गोल क्यों है? आप या तो वह दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम बन या संग हो जा। कुछ तो फैसला करो, बताओ। तो तुम्हें ठीक लगता है बोलो, हाँ जी हमें बिल्कुल ठीक लगता है, कहो। और ठीक नहीं लगता तो बोलो। चुप क्यों बैठे हो? क्या बात है? सर, आपने कनेक्शन की बात की कि 1927-28 में कुछ हुआ और वो कहानी कैसे आगे आके जावेद अख्तर से मिलती है, और जब भी आप कनेक्शन की बात करते हैं आप टाइमिंग की बात करते हैं। तो ऐसे ही स्टीव जॉब्स की एक स्पीच है इसमें वो कनेक्टिंग द डॉट्स की बात करते हैं, और फिर चारवाक्स की बात आती है कि कोई सुप्रीम पावर है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह के कनेक्शंस हैं कि जो आज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले कुछ हो चुका है, तो क्या कुछ है जो इंसान की पहुंच से बाहर है या साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाई? देखिए, मैं आपका सवाल मुझे मालूम नहीं कि मैं ठीक से समझाऊँ कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझने की। एक आपने इसलिए कि जो एंड में आपने जुमला बोला उससे मैं कंफ्यूज हो गया। हर चीज़ जो है वो इस वजह से नहीं हो रही कि पहले कुछ हुआ था। तो इस कुछ नई बातें भी होती हैं, नई चीज़ें, मतलब इन्वेंशन होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, तो वो तो नई चीज़ें हैं ना, तो नई भी होती हैं। और आप हर काम को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि साहब देखिए वो जो वहाँ पर गैंग रेप हुआ था उसके पीछे क्या है कि वो जो थे उनके साथ ये हुआ। ठीक है, एक हद तक सही है भाई, लेकिन जो बुरा काम है तो बुरा है, और बुरा और अच्छे की डेफिनेशन मेरे नज़दीक कोई दूसरी है। ये पाप और पुण्य नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा अगर आप सुनना चाहेंगे कि मेरे नज़र में क्या है। बाकी एक के जो आप कह रहे हैं कि कहीं से वो दूसरी तरफ ने आपने सुपर नेचुरल की तरफ इशारा कर दिया, तो उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि ये सवाल जो है ये इस दुनिया और समाज के बारे में है या जो चीज़ हमारी रैशनैलिटी से या हमारी नॉलेज से बाहर है उसके बारे में। किसके बारे में? ये दुनिया क्या है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे बनी है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सिर्फ इंसान ही कर रहे हैं या फिर कुछ और है जो परे है समझ से? नहीं, इंसान नहीं कर रहे, लेकिन हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है कि जैसे एक पॉन्ड लीजिए आप, उसमें पानी डाल दीजिए, उसमें पानी जो है एक 7 बिलियन पाइप हों और हर पाइप की दिशा ज़रा सी अलग होनी चाहिए। 2 पाइप एक दिशा में नहीं होने चाहिए, हल्का सा डिफरेंस, और उसमें पानी इन पाइप से आ रहा है। तो पानी क्या पैटर्न बनाएगा आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसमें एक तीली डाल दीजिए माचिस की, ये तीली किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी आपको पता नहीं, कहीं घूमती रहेगी, सीधी चली जाएगी, या वहाँ रुकेगी या इधर चली जाएगी, इसलिए कि पानी में स्ट्रेंज पैटर्न बन। 7 बिलियन लोग हैं जिनकी ईगोज हैं, जिनके एफर्ट्स हैं, वो एक बवंडर बना रहे हैं चारों तरफ। वो बन रहा है, अजीब अजीब पैटर्न बन रहे हैं। वो किसी एक के बनाए हुए नहीं बने हैं, ये 7 मिलियन एफर्ट्स और 7 बिलियन ईगोज से बन रहे हैं। आप एक पाइप भी हैं और एक माचिस की तीली भी है, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप माचिस की तीली भी हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं, मगर ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी किसी की लिखी हुई नहीं है, ये उस पानी की धाराओं से बन रही है। उसी तरह से जो जिंदगी है वो एडहॉक है, वो रैंडम है, लेकिन ये किसी की प्लान की हुई है। इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस है मजहब के। अगर ये जो हो रहा है किसी की मर्जी से हो रहा है तो पाप और पुण्य क्या है?
अगर कोई तकदीर है, अगर कोई लिखा हुआ है, तो फिर मर्डरर को तो लिखा था कि वो मर्डर करेगा, उसका क्या दोष है, क्या है? तो ये इनर इनहेरेंट वी थिंक ऑफ सम सुप्रीम पावर, जैसे ओमनीपोटेंट, उसके हाथ में सब कुछ है, पत्ता उसकी मर्जी से नहीं हिलता। अगर पत्ता उसकी मर्जी से नहीं हिलता तो ये मर्डर तो रेप किसकी मर्जी से होते हैं? उसका कोई जवाब नहीं, ये तो आपने खुद किया। अरे तो फिर पत्ते हिल रहे हैं ना उसकी मर्जी के बगैर। ये वो इरैशनल है, इलॉजिकल है। जी सर, हमारे यहाँ सूफ़ी परंपरा बहुत पुरानी रही है, खुसरो से लेके मंझन, कुतुबन जायसी, और आज के समय में भी सूफ़ी सॉन्ग्स आज की जनरेशन बहुत लाइक करती है। सर, आपके हिसाब से सूफिज़म जो है एक धार्मिक पंथ है या फिर एक लाइफ फिलॉसफी है, किसके करीब ज़्यादा है? देखिए मतलब किसी हद तक हार्मलेस है, मगर ये कि अल्टीमेटली इट इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ रिलीजन। वो रिलीजन उसको उन्होंने यूनिवर्सल कर लिया, अच्छी बात है चलो, लेकिन फिर भी ये बिलीव कि कोई सुप्रीम पावर है जिससे आप रिश्ता बना रहे हैं, वो है ही नहीं। आपका दिल बहल रहा, आप करते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो उसमें एक अच्छी बात है सूफीज़म में कि एग्रेशन नहीं है, तो आप करिए। मतलब मुझे क्या लगता है कि आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो है नहीं, वो रियलिटी नहीं। अब बच्चों के लिए ठीक है कि वो टूथ फेरी और वो सांता क्लॉज वगैरह इस तरह के, आई थिंक एडल्ट शुड ग्रो अप। God is adult Santa Claus. God is adult tooth fairy. वो नहीं है, मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी, लेकिन वो नहीं है, अब क्या करें। और अगर है, चलो एक मिनट को सोचते हो, है कोई सुप्रीम पावर है, ये किस टाइप की है? दुनिया में इतना जुल्म है, इतना भूख है, बच्चे बीमारी से, डिप्थेरिया से मर रहे हैं, लोग सुनामी में डूब के, बूढ़े बुढ़िया डूब के मर रहे हैं, ये बैठा देख रहा है। यू वांट मी टू वर्शिप हिम? ये किस टाइप का है? अगर है, दुनिया में कितना जुल्म है, कितनी नाइंसाफी है, ये उसके हाथ में, वो रोक सकता है और नहीं रोक रहा। और अगर है, मतलब फॉर हिज सेक मैं सोचता हूँ ना हो बेचारा तो अच्छा है। अगर है तो कैसा है भाई? जी आगे। हेलो जावेद साहब, बहुत अच्छा हुआ कि इसी पॉइंट पे ये सवाल आया, नहीं तो बाद में आता तो फिर हम लोग नहीं कर पाते। मैं इसी से रिलेटेड, आपकी एक नज़्म है साजिश, तो साजिश में आप पहले बताते हैं कि लफ्ज़ और मानी जो हैं वो आज के समय में कैसे अभ्रंश हो रहा है, उसका अर्थ का अनर्थ हो रहा है। लेकिन जब वो नज़्म आप जब हालत बयान कर देते हैं और उसके बाद वो जब दोबारा नज़्म चढ़ती है, तब आप एक पंक्ति लिखते हैं कि मगर कोई है जो कहता है मुझसे कि है आज भी लफ्ज़ व मानी के ऐसे परिश्तार शहदा जो मानी को यूँ बेज़मा लफ्ज़ को ऐसे नीलाम ना होने देंगे। तो मैं एथिस्ट जावेद अख्तर से जानना चाहता हूँ कि ये कौन है जो आपको उम्मीद दे रहा है? मेरा कॉन्शियंस, मेरी आरजू, मेरा ऑप्टिमिज्म, दैट इज दैट कोई। कोई की मतलब ऊपर से आवाज़ आ रही है, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, समझे? जी जावेद साहब, एक ज़ाती सा सवाल करने की इजाज़त हो तो मैं पूछ लूँ? Depend बहुत ज़्यादा करता है ज़ाती भी नहीं है क्योंकि हाँ। पब्लिक डोमेन में रहा। जी गलतियाँ करता है इंसान, बहुत बड़ी बड़ी ख़ताएँ करता है, लेकिन कभी कभी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो भी करता है। आप उसको सिली मिस्टेक मानते हैं या नहीं मानते हैं, वही मैं पूछना चाहूँगा। शबाना आज़मी को आपने एक केक भेंट किया था, उसका बड़े चर्चे हुए। वो केक में झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी थी और नाला बह रहा था बीच से, उस पर बड़ी तनकीद हुई, गार्डियन न्यूज़पेपर तक में लिखा गया। अगर आज करते आप तो वही केक देते या कुछ नहीं, और तरह से नहीं, सोचते? नहीं, मैं नहीं देता, इसलिए कि मुझे पता चल गया कि लोगों में ज़्यादा कॉमन सेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता है। तो नहीं देता। एक लाइट हार्टेड सी बात थी। शबाना का क्या है मैं बताऊं आपको, एक हमने घर बनाया। अब तो हम तो भैया बेघर इतने रहे, तो घर का शौक उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जिन बेघर रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत बेडरूम उसका, ये वो। और पहली दफ़ा यार देखो, कहीं तख्ते पे सोते थे, बेंच पे सोते थे, क्या यार ये बेड है, पहली दफ़ा।
फिर उस पर मैं लेटा, शबाना भी सो रही है। सुबह मेरी आँख खुल गई, शबाना मोबाइल पे थी, उनकी आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। भाई वो जब तक नाला साफ नहीं होगा तो पूरी बस्ती में बदबू ही आएगी और क्या होगा, ये बोल रही थी वो। तो यार सुनो, मैं ये एक ड्रीम वर्ल्ड में रहने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ नाले की बात कर रही हो, बदबू की, तो वह सारा मैंने ड्रीम उससे शटर कर दिया। तो ये उसका इतना काम वहाँ करती थी, आजकल तो इतना नहीं, दूसरे कामों में बिजी हो गई स्लम्स में। तो एक परमानेंट टॉपिक था उसका, जो उस वक्त दिन भर में 2-4 बार मुझे टॉपिक सुनना ही पड़ता था। तो दिस वॉज जैसे टंग एंड चीक एक बात थी। अब उसे इतना सीरियस इशू बाद में लोगों ने उसे बनाया कि साहब आपने इनका मजाक उड़ा दिया, वो कर दिया। तो कि चलो भैया अगली बार नहीं करेंगे। जी। सर ये उस दौर की बात है जब आप शराब पिया करते थे। अच्छा वाह, तब आप कहाँ थे ये भाई? वही मैं हाँ, आपके साथ तो नहीं थे? उसमें सर ने बहुत सारे नाम लिए और आपने उनका बहुत जिक्र किया सबके बारे में। एक नाम उनसे मिस हो गया, वो साहिर का नाम है, कि जिनके साथ आप बैठ के बहुत मैंने उनके साथ बहुत गुजारा, बहुत। और उनके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम भी किया और इसमें भी, किताब में भी आपको मिलेगा। मेरा उनसे बहुत स्पेशल रिलेशन था और साहिर साहब बहुत मेहरबान थे मुझ पे। वो मुझे जावेद कहते ही नहीं थे, वो नौजवान कहते थे, और था भी मैं तब। तो और सुनाओ नौजवान, क्या हाल है, ये ऐसे बात करते थे। बहुत दिलचस्प आदमी थे वो, और मैंने बहुत सीखा उनसे। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही, कहले तुम गाना में जो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि दोनों लाइनें लोगों की समझ में आए, एक लाइन अगर समझ में आ जाए तो दूसरे के मीनिंग वो खुद ही निकाल देता है। अच्छी बात है। जैसे कोई उदाहरण? न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफ़र की तलाश है, मेरे शौक़ खाना ख़राब को तेरी रहगुज़र की तलाश। अब शौक़ खाना ख़राब कितने लोग समझेंगे, मगर रहगुज़र की तलाश है, ठीक है यार, अच्छा यार। और न कारवां की तलाश है, न हो गया काम। जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए इश्क की तमहीद हुई। जब कभी मैंने क्या तेरा नज़ारा देखा, तेरा फूलता चेहरा देखा, ईद हो या कि ना हो मेरे लिए ईद हुई। अब इसमें एक लाइन है, वो घड़ी मेरे लिए इश्क की तमहीद हुई। 99% लोग इसके माने नहीं समझेंगे, मगर कुछ अच्छी बात हो रही है ऐसा पता चलता। बाकी लाइनें समझ में आ रही ना। क्या होता है तमहीद का अर्थ? बिगनिंग, प्रेफेस, फॉरवर्ड, कि ये इश्क की प्रेफेस था, जो मैंने तुझे देखा वो इश्क का प्रेफेस था। जी। जावेद साहब, इंडस्ट्री में एक शब्द की बड़ी चर्चा होती है, नेपोटिज्म, कि किसी के बाप दादा की वजह से किसी को पहला ब्रेक मिल गया, तो उस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? यानी इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात हो ही नहीं सकती। ये नेपोटिज्म है ही नहीं। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देते हैं, आपको और मुझे तो देते नहीं हैं। ये नेपोटिज्म है? जिस आदमी का मकान है, जिसका घर है दिल्ली में कहीं भी, ये अपने औलाद को ही देगा ना, या किसी और को दे देगा? ये नेपोटिज्म है। अपने साहब कमाल है, इतना बड़ा बंगला मुझे नहीं दिया इन्होंने, अपने लड़के को दे दिया। अरे ये कैसे नेपोटिज्म है भाई? मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं अपने बेटे को हीरो लेता हूँ। अगर पिक्चर फेल होगी तो मुझे नुकसान होगा ना। मैं कोई सरकार के पैसे से तो फिल्म बना नहीं रहा हूँ कि भाई नुकसान होगा तो सरकार होगा, चल गया तो मेरा बेटा चलेगा। ये तो नहीं हो रहा ना। ये नेपोटिज्म कैसे है? बच्चों को मतलब ही नहीं समझ में आया मेरे, तो नेपोटिज्म कैसे? मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये पैसा मेरा है, मैं सोचता हूँ अच्छा ये साहब ये फलां स्टार का बेटा है, मुझे अच्छा लगा, और मुझे नहीं अच्छा लग रहा, पब्लिक को अच्छा लगा। वो इतना सा बच्चा होता है किसी स्टार का, तो उसकी तस्वीरें खींचते हैं लोग और मैगजीन में छापते हैं और लोग देखते हैं, अरे उसका बच्चा बड़ा हो गया है। बाकी आम आदमी के बच्चे की तो किसी को फिक्र नहीं है। उसके बच्चे का नाम भी मालूम है, नाम सही है क्या गलत है ये भी जानते हैं, सब पता है उसके बारे में। तो ये क्या है? अब वो अगर एक आदमी उस बच्चे को लेके हीरो बनाता है और अपना पैसा लगा रहा है, वो रिस्क ले रहा है बिजनेस में, तो ये नेपोटिज्म कैसे? अगर वो पिक्चर फेल हो गई तो उसका नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। हाउ इज इट नेपोटिज्म? वो मतलब ही नहीं। नेपोटिज्म के डिक्शनरी में पहले माने देख लें लोग, फिर इस्तेमाल करें। हाँ, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ,
मेरे हाथ में है किसको नौकरी यहाँ दी जाए, इंटरव्यू मैं लेता हूँ, और मैं जो हूँ फला स्टेट का हूँ या फला कास्ट का हूँ, मैं उन्हीं लोगों को रख रहा हूँ, इसलिए कि ये काम ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वो नेपोटिज्म, ये नेपोटिज्म का है, इसका नेपोटिज्म से क्या ताल्लुक, मतलब ही नहीं कोई। सर आपने एक कहानी का जिक्र किया जिस पे फिल्म नहीं बन पाई थी, एक डॉक्टर साहब थे जो जंगल में चले गए। 79 में एक फिल्म आती है काला पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन एक नेवी ऑफिसर से फिर वो उन खानों में जाते हैं। क्या कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड थी उस कहानी से, क्योंकि अमिताभ भी एक अनजान किरदार की तरह उस जगह पे रहते हैं। एक दूसरी चीज़ छोटी सी और कहना चाहूँगा, आपने 2015 में एक बात कही थी कि दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब और बलराज साहनी साहब, मतलब उनके कद का और कोई कलाकार नहीं है। तो मैं बलराज साहनी साहब के बारे में आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ, कि कुछ जानना चाहता हूँ उनके बारे में। देखिए, मैं उनके 2 परफॉर्मेंसेस का जिक्र करता हूँ आपसे। मैं बदकिस्मती है मेरी, मैं कभी उनके साथ काम नहीं किया, बल्कि जब हम लोगों को काम वाम मिलना शुरू हुआ था ठीक से, वो तभी उस ज़माने में गुजर गए, वरना ज़रूर होता। एक तो उनका 2 बीघा ज़मीन, ये वो आदमी है जो BBC इंग्लैंड में रह चुका है, इंग्लैंड में तालीम हासिल की, उसके बाद शांति निकेतन में प्रोफेसर था। वो आदमी ने जो रोल किया है एक गरीब किसान का, वो परफॉर्मेंस आप में से पता है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने 2 बीघा ज़मीन नहीं देखी होगी। देखिए साहब, ये खिलाड़ी भी हैं और देखते भी हैं, ये दोनों ही काम है। आप ज़रा काम देखिए। दूसरी एक पिक्चर है गर्म हवा जी, उसमें वो सलीम मिर्ज़ा का रोल किया, MS सत्तू साहब ये की। MS सत्यू, ये 2 इम्पेकेबल परफॉर्मेंसेस, ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड। बलराज साहनी साहब बहुत कमाल के एक्टर थे, और आपको ये बताऊं कि ज़िंदगी में उस आदमी को एक छोटा सा भी अवार्ड एक्टिंग के लिए नहीं मिला, कभी नहीं। जावेद साहब, अभी आपकी बातचीत में इमाम खुमैनी का जिक्र आया। अभी पिछले दिनों शार्ली हेब्डो आपका ने, सरनेम क्या है? साजिद खान खान जी। अच्छा। तो चार्ली हेब्डो ने अभी इमाम खुमैनी का एक कार्टून बनाया था, उसमें कुछ कार्टून बहुत वल्गर भी थे, तो बहुत लोग आहत हुए, जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ भी बहुत आहत होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मतलब कहाँ? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी छोटी छोटी बातों से, हम न्यूज़ में तो हाथ करते हैं, हम लोग करते हैं, इंक्लूडिंग हिम। मतलब ये दरअसल हमारा एक ग्लोबल न्यूज़ का डेली बुलेटिन है दुनियादारी के नाम से, तो साजिद और अभिषेक उसको लिखते हैं, तो हम लोगों को तो दुनिया भर के बारे में इनकी लिखाई से ही पता चलता है, मैं उसको होस्ट करता हूँ। जी। तो हमारे यहाँ भी छोटी छोटी हमारे देश में छोटी छोटी बातों से भी लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में थोड़ा लिमिटेशन होना चाहिए, उसकी हदें होनी चाहिए? अगर आपका जवाब ना है तो ऐसा क्या किया जाए कि लोग आहत ना हो? देखिए, मैं इस मामले में ज़रा थोड़ा सा वेग हूँ, कोशिश करता हूँ क्लियर होने। मिसाल के तौर पे वो नहीं हो, अगर किसी का कार्टून, वो कोई भी हो, उसका आपने बना जो बैड टेस्ट में है, गंदा है, घटिया है, अनस्थेटिक है, तो किसी का भी हो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। उनको ये राइट होना चाहिए कि साहब वो ऐसा बनाएं, इसकी भी लिमिट है। एक जहाँ से देखिए, हमारे यहाँ भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जोर, लेकिन साथ में हेट स्पीच पे कंडीशनिंग है। वो कानून इस्तेमाल नहीं होता है, वो ऐसा ब्रांड न्यू रखा ही हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में अनयूज्ड, लेकिन हेट में स्पीच जो है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में डिफरेंस है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं है, कम से कम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आप जो चाहें जैसा चाहें कह दें, ये मतलब नहीं। जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आपको, तो आप कल को अभी बाहर निकले सड़क पे, राइट हैंड पे गाड़ी चलाने लगे तो ठीक नहीं होगी ना बात। आपको हर काम की कोई भी फ्रीडम जो है उसके सर्टेन कंडीशनिंग तो होंगी। यू हैव द राइट टू स्प्रेड योर आर्म बट इट शुड नॉट टच माई नोज। तो कहीं कहीं कोई लिमिटेशन हो, लेकिन उन लिमिटेशंस का नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को या सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट को, ये भी ज़रूरी है। तो ये ऐसा है कि न रखो तो मुश्किल और रखो तो मुश्किल, तो ये ज़रा सा वेग है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो सोसाइटी में अगर बेसिक सेंस ऑफ फेयरनेस, जस्टिस और डिसेंसी हो तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जी,
जावेद साहब, मैंने रिसेंटली शक्ति देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई। बचपन में पिताजी ने दिखाई थी, तभी तो समझ में नहीं आई थी। और शक्ति का मैंने कई जगह पढ़ा है आपके इंटरव्यूज़ में कि आपको बहुत इस बात का दुख रहा कि वैसा रिसेप्शन नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। क्या रीज़न थे? दीवार से तुलना थी या बहुत समय से आगे? मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति मतलब जैसे सलमान, जिसका हम मेरे भाई की बात करें, उसका तो ये कहना है कि ये तुम्हारी लाइफ की बेस्ट फिल्म है शक्ति। तो उसमें किस्सा ये है कि आप किसी एक की तरफदारी नहीं कर सकते। उसमें चाहे वो बाप हो, वो अपनी जगह सही है, बेटा हो, वो अपनी जगह सही है, माँ जो है वो अपनी जगह सही है। तो उसमें आप किसी एक का साथ नहीं दे पाते हैं। अच्छा, जो मैच्योर्ड माइंड है वो इस तरह की सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख सकता है, लेकिन जो थोड़ा सा मैच्योर माइंड है, जो थोड़ा सा जिसमें अभी लड़कपन बाकी है, उसे किसी का साथ देना पड़ता है। उसे उसका दिल होता है कि मैं किसी का साथ दूँ, ये मेरा हीरो है, ये उसके खिलाफ। तो वो आप उसमें वो फिल्म में आप डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं इसका साथ दूं कि इसका साथ दूं, तो आप थोड़े बाहर रहते हैं। वो बहुत से लोग जो बहुत सब्जेक्टिव तरीके से फिल्म को देखते हैं, उनको नहीं उतना अपील करता। आप जब सत्यजीत रे के बारे में बात कर रहे थे तब भी आपने इस चीज़ का जिक्र किया था कि वो सब किरदारों को उनके हिस्से का ग्रेस देते थे। जी पीछे। हाँ सर, 5 साल पहले की बात है, दिल्ली के आईआईटी में जश्न रेख्ता का कार्यक्रम था। प्रसून जोशी आए थे उसमें। जी जी। उन्होंने कहा था कि जब एक शब्द खत्म होता है तो एक संस्कृति भी खत्म हो जाती है उसके साथ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप शुभ प्रभात कहते हैं, उसकी जगह पे अगर आप गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो एक शब्द खत्म होता है और संस्कृति पे असर पड़ता है उसका। तब आपने एक बंदूक, संदूक और खूंटी वाली एक वाक्य सुनाया था, अगर आप सुना दे तो। सुना देता हूँ। तो मैंने इतनी बार सुना है, मुझे रट गया, बल्कि उसमें 1-2 वर्ड मैंने और बढ़ा भी दिया। वो ये है कि देखो, हम लोग बात है प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज। भाई भाषा जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। भाषा शुद्ध नहीं होती। भाषा तो जितनी आती रहेंगी दुनिया के सोर्सेज से चीज़ें, उतनी अमीर होती जाएगी, उतनी बड़ी होती जाएगी। मैं एक पैराग्राफ ऐसे बना लिया सुनाने के लिए लोगों को कि एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाल्टी से नहाए। बावर्ची ने नाश्ता दिया, नाश्ते में उड़द की दाल और टोस्ट था। आदमी उठा, चीख हटाई, संदूक खोला, पिस्तौल निकाला, दीवार पे टंगी बंदूक ली, रिक्शे में बैठ के चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें? कोई ऐसा समझने में नहीं हुआ। इनसे तो नहीं पूछना चाहिए, फ़ोन में बिजी थी। आप बताइए। हाँ, अच्छा, तो अब इसे स्कैन करते हैं। एक मकान अरबी कि एक कमरे में कमरा इटालियन, एक गोरा चिट्टा आदमी, चिट्टा पंजाबी, एक नन्ना मुचा नन्नो गुजराती, बच्चा पर्शियन, बाल्टी पुर्तगीज़, बावर्ची टर्किश, नाश्ता पर्शियन, उड़द तमिल, टोस्ट इंग्लिश टोस्ट, चिक टर्किश, संदूक टर्किश, पिस्तौल इंग्लिश पिस्टल, दीवार पर्शियन, बंदूक टर्किश, बेबस संस्कृत विवश, रिक्शा जैपनीज। ऐसा जैपनीज हुआ। अब आप शुद्ध कर लीजिए भाषा, निकाल दीजिए सारे शब्द। कैसे करेंगे आप? ऐसा नहीं है। जी सर, आपने भोपाल की बहुत सारी बात की और वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं भी भोपाल से हूँ। भोपाल में आपका एक प्ले हुआ था कैफ़ी और मैं, जो आपका शबाना जी के साथ हुआ था, और बहुत ज़्यादा इमोशनली रिच प्ले वो था। और
मुझे याद है कि बाय द टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट लगभग 20 मिनट की जो परफॉर्मेंस थी, उस परफॉर्मेंस के दौरान शबाना जी रो रही थी, लगातार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो खत पढ़ रही थी और वो रो रही थी। और जब वो ख़त्म हो गया तो स्टेज पर वो बैठी हुई थी चेयर पर, आप खड़े हुए थे और आपका हाथ कभी उनके कंधे पर और कभी उनके सर पर था। उस समय मैंने प्यार का एक वो फॉर्म देखा जो जिससे मैंने तुरंत कनेक्ट कर लिया। हम लोग यहाँ पर हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, वी आर स्टिल येट टू फाइंड लव इन लाइफ। तो आप उस प्यार को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो बहुत रॉ था और वो देखकर मुझे लगा, क्योंकि आप दोनों बहुत एजिड थे और उस उम्र में उतना यंग प्यार का, उतना रॉ प्यार का दिखना वाज अमेजिंग। अभी इसमें पहले तो आपत्ति नहीं, मैं सुन रहा हूँ। मैं तो पहले तो रिलीफ एक आया, कह ली अभी तक हमको लव नहीं मिलता, तो मैं समझा कि कह रही है कि आप कोई हो तो सजेस्ट कीजिए। तो मैं कहा ये मैं प्रॉब्लम में कहाँ पढ़ूंगा भाई। तो चलो शुक्र है कि इन्होंने ये नहीं एक्सेप्ट किया, वो खुद ही ढूंढ लीजिएगा। तो अब वो पता नहीं है, जब ये है एडजेक्टिव हैं, रॉ और यंग लव, ये वो पता नहीं। लेकिन किसी भी उम्र में जो आपका दोस्त है, जो आपका साथ है, आपका जो साथी है, उसके दुख या उसके इमोशन को आप महसूस करते हैं। कोई भी ऐसी कौन सी उम्र में जो आप नहीं महसूस करना बंद कर देते, वो कौन सी एज है? जी जावेद साहब, मेरा सवाल जो है वो आज के 18 से 25 के ब्रैकेट में जो लड़के लड़कियां नौजवान हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे 90s में, हम दो ख़ास तौर से, तो हमारे पास इंटरनेट का इतना हल्ला नहीं था उस वक्त और सोशल मीडिया नहीं था, सबसे बड़ी बात। तो हम लोग जितना दुनिया को समझने की कोशिश करते थे किताबों के ज़रिए, या लोगों से मिलते थे, आपस में बैठते थे, जैसे आपने बताया घंटों तक बैठकी होती थी, फिर वो लोग बहुत बड़े हो गए। तो हम लोग ऐसे ही किताबें पढ़ के या लोगों को पढ़ के सीख समझ रहे थे। आजकल के बच्चे या तो मोबाइल से सीख रहे हैं ज़्यादातर वक्त, या जो भी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं वो सोशल मीडिया से फॉर्म कर रहे हैं। और सब में ये सब ज़रिए ऐसे हैं जो एग्रेशन भर रहे हैं। उनको बाकी खिड़कियाँ जो थी हमारे पास मौजूद, वो इनके पास कम है, सिकुड़ गया है मामला। तो इनको वो सब, मेरे को लगता है, बहुत जेन्युइनली लगता है कि इन लोग वो नहीं मिल रहा है जो एक सेक्युलर भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने तजुर्बात की रोशनी में क्या सीख, क्या सबक, क्या सलाह देना चाहेंगे इनको? एक नुस्खा। देखिए, सीख और सबक जो है वो तो कौन सी जनरेशन सुनती है, यंगर जनरेशन। और मैं बाय एंड लार्ज ऐसा समझता हूँ कि जो आज की यंग जनरेशन है वो बेहतर लोग हैं। आप छोड़ दिए छोटे छोटे ग्रुप जो कहीं घुस के तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं एग्रेसिव किस्म के। ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, कितने लोग ये काम करते हैं? मुट्ठी भर, बहुत कम लोग हैं। लेकिन क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं तो ज़रा परमानेंट हो जाते हैं। मगर जो एवरेज लड़का, एवरेज लड़की है, यहीं आप ये इतने लड़के लड़कियां हैं, इनको किसी को इंटरव्यू कीजिए, दे आर गुड पीपल। एंड एक्चुअली फैक्ट ये है कि दे आर बेटर देन अस। अभी तो हैं, हो सकता है जब ये गुजरे ज़िंदगी से तो ये भी हमारे जैसे हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अभी तो हमसे बेहतर है, इनके वैल्यू सिस्टम बेहतर है। हमारे यहाँ ड्रामा बहुत है, हमारी जनरेशन में हिपोक्रेसी बहुत है, कहते कुछ हैं, सोचते कुछ है, करते कुछ है। इनमें ये कम है, अगर है भी तो बहुत कम है। ये खरे लोग हैं। ज़िंदगी इनको क्या बना देगी मैं नहीं जानता। मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी नहीं बिगड़ें, ऐसे ही रहें जैसे हैं। लेकिन मेरी राय यंगर जनरेशन के बारे में बहुत अच्छी है। जावेद साहब, सबसे पहले तो नमस्ते। और मैं सुबह आपकी किताब के कुछ लाइनें पढ़ रही थी, ठीक है, तो उसमें लिखा था कि जो बात कहने जा रहा हूँ वो आपको अजीब लग सकती है, लेकिन हर आवाज़ का कुछ ना कुछ विजुअल असर होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? था, चा, जा, बहुत आपने विस्तार से मैंने किया हुआ है, वो एक किताब में है शायद, उसमें जी टॉकिंग फिल्म में। देखिए, सारे सेंसेस जो है हमारे, वो कोई मेरे ख्याल से, अब हालांकि आपने सलमान से पूछा होता तो ज़्यादा अच्छा था, वो मुझसे बेहतर आपको जवाब देगा, इसलिए कि वो इज़ अ साइकोएनालिस्ट। लेकिन मैं जो अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से ही बता सकता हूँ आपको कि हमारी जो सारे सेंसेस हैं, चाहे हेयरिंग है, चाहे टेस्ट है, चाहे विजुअल है, चाहे इमेजिनेशन हमारा जो है सोचने का, ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं है।
इनका एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध तो होना चाहिए। स्मेल है, ये सेंस है भाई स्मेलिंग का, लेकिन वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं है। एक चीज़ कोई दूसरी चीज़ को याद दिलाएगी। एक मतलब ये कि अभी मेरे स्टाफ में एक लड़का है, श्रवण नाम है उसका, वो अपने गांव गया था, तो गांव से वो खजूरें लेके आया। खजूरें कौन सी वो होती है, मैदे की बनी हुई, और वो मीठी होती है, और वो जो सूप होता ना उस पर रख के उसे दबाते हैं तो लकीरें बनी होती है उस पर। तो कह साहब ये है, मैं लाया हूँ इसे। अरे मैं बेटा ये मैं बहुत खाया बचपन में। मैंने उससे जब खाया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो टेस्ट जो था उसने मुझे क्या क्या याद दिलाया, और बरसों बाद में वो टेस्ट मेरे होंठों पे आया था, मगर उस टेस्ट का कनेक्शन मेरी किन किन मेमोरीज से था। उसी तरह से जो साउंड है उसका भी तो कोई कनेक्शन मेरी दूसरी मेमोरीज से होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक साउंड सुनी और कोई भी विजुअल या कोई भी मेरे माइंड में थॉट या कोई चीज़ नहीं आई। अब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, पता नहीं आप लोग के माइंड में हो सकता है, अलग अलग हर माइंड में होता हो, या ये भी हो सकता है दिस इज समथिंग टू बी डिस्कवर्ड। इसीलिए मैंने कहा कि ये सवाल आपको जब सलमान आया था तो उससे पूछना चाहिए था, वो मुझसे बहुत बेहतर जवाब देता। कि मुझे जैसे चाक की साउंड में एक चमक लगती है, एक, लेकिन ये चमक पीली है हल्की सी, जबकि जा की साउंड है, जा वो बिल्कुल ब्राइट वाइट है, ऐसा मुझे लगता है। घा मुझे साउंड लगता है जैसे कोई बहुत गाढ़ी सी चीज़ है जिसमें आप कंघी करने की कोशिश करें, घा। लेकिन गा पतली है, साउंड क्लीन है, उसमें रोए नहीं निकले हुए हैं, गा साफ है। टाक की साउंड जो है वो बंद होती है, जैसे किसी सॉलिड चीज़ पे कोई सॉलिड चीज़ फेंके आप, गेंद अगर आप फ्लोर पे लाए टाक तो ऊपर आएगी। लेकिन अगर वही ज़मीन ढीली है, थोड़ी गीली है, नरम मिट्टी की, तो उसमें धा की आवाज़ आएगी। तो आप ये जाकर ये होगा, तो जब ये धा की साउंड आप सुनेंगे तो कोई माइंड में तस्वीर तो बनेगी ना, वो ऐसी होती। ऐसा मैंने कहा था। अब पता नहीं कि जो तस्वीर मेरे माइंड में बनती है वो सबके माइंड में बनती है कि नहीं, ये यूनिवर्सल है या सिर्फ मेरे ही माइंड में। कोई भी जहाँ एकदम एक लाइन में शब्द जो हैं वो सिर्फ इस तरह के हों जिनमें दा बा इस्तेमाल हो रहा है, उसमें बीच में अगर जा की साउंड आएगी तो चमक आ जाएगी लाइन में, चा की साउंड आएगी तो चमक आ जाएगी। और अगर सब दा भा धा तो इनमें चमक नहीं है। तो गानों को लिखते वक्त ये सायास रहता है कि अभी ये देखिए, ये ऐसा है कि जैसे आप पूछे सचिन से कि ये जो बॉल आई थी आउट स्विंगर, तो ये आपने कब तय किया कि इसे आप फ्रंट फुट पे खेलेंगे? आ तो रही थी वो 120 माइल्स पर आवर की स्पीड से, तो ये आपने कब तय किया? वो काम करते करते रिफ्लेक्सेस में आ जाता है कि अब वो चला जाएगा सही जगह। दैट इज व्हाई सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। तो ऐसे ही जो कॉम्पिटेंट राइटर्स होंगे उनको खुद ही मालूम होगा कि ये, अच्छा देखो कुछ वर्ड्स हैं जिन पे आप, साउंड है जिन पे आपका पैलेट पे, तालू पे ज़बान लगती है, टा ढा, कुछ पे नहीं लगती। कुछ साउंड ऐसी हैं जो आप सिर्फ सांस से बनाते हैं, एहसास, महसूस। अब क्या है कि अगर सिर्फ एहसास महसूस जैसे शब्द हुए तो बारीक बारीक कागज़ जैसे हैं जो ज़रा सी हवा से उड़ जाएंगे, तो पेपर वेट चाहिए, और ये पेपर वेट वो शब्द होंगे जिनमें टा और ढा की साउंड है। तो अगर आप वो दो पेपर वेट रख देंगे, बीच में बारीक पेपर्स हैं, तो उड़ेंगे नहीं, लाइन अपनी जगह रहेगी। अब ये हर बार पूरा सोच के क्राफ्टमैनशिप नहीं होती, वो आपका इंस्टिंक्ट हो जाता है कि आपको लगता है नहीं इस पे एक भारी साउंड आएगी, और वो आती। तो ये करते करते बन जाता है आदमी। जी। इतना कुछ आपने कर लिया है, इतना कुछ सीख लिया है, क्या बच गया है, आगे के क्या प्लान्स हैं? ऑल्सो हाउ डू यू अनवाइंड योरसेल्फ? अरे आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? ज़्यादातर तो बच ही गया है, ये तो बहुत कम है जो मैंने किया है। ये मुझे मालूम है कि कितना कम है और कितना और करना चाहिए। जो मेरे माइंड में हैं चीज़ें, एक ऐसा लिखना है, एक ये बनाना है, एक ये करना है, बहुत है। मैं मतलब ज़रा, मैं बहुत लेज़ी आदमी हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जितना काम करना चाहिए उससे बहुत कम करता हूँ, तो ये मुझे अपने से शिकायत है। सर 2007 में एक मूवी आई थी नमस्ते लंदन,
उसमें आपने गाने लिखे थे, पर उस मूवी में एक अलग चीज़ थी, उसमें कई गानों में आपने पोइट्री यूज़ की थी जिनमें महफिल मिक्स था। जी हाँ। वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में गानों में जो पोइट्री का मिक्सचर है ये उसके बाद भी बहुत कम देखा गया, उसके पहले भी कम देखा गया। तो ये किसकी सोच थी और क्या आगे भी हम ऐसा कुछ देख सकते अरे हैं? भैया, ये तो आपने बड़ी अजीब बात याद दिलाई। जब मैंने शुरू में गाने लिखे, इत्तेफाक की बात है कि पहली, जैसे मैंने यश चोपड़ा साहब, मैंने बताया कि मेरा हीरो पोएट है, तो मैं तुमसे गाने लिखना। इस बीच में जो मुझे दूसरी पिक्चर मिली उसका नाम था साथ साथ, उसमें भी हीरो पोएट था। तो भैया जब पोएट है तो उसके हिसाब से लिखेंगे ना गाना। अगर स्ट्रीट अर्चन है तो दूसरी भाषा यूज़ करेंगे, अगर गांव का है तो तीसरी भाषा यूज़ करेंगे, अगर रॉक सिंगर है तो और अलग डायलेक्ट होगा या अलग मेटाफर होगा। तो इत्तेफाक से मेरी पहली 2 पिक्चरें जो थी उनमें पोएट था, तो मैंने पोएट के हिसाब से लिखा। तो एक प्रोड्यूसर ने बोनी कपूर से कहा कि यार सुनो, तुम वो पिक्चर बना रहे हो, स्क्रिप्ट ले लेना, जावेद से, गाने मत लिखवाना। तो उनका क्यों? यार वो गानों में पोइट्री लिख देता है। तो मतलब भाई, गानों में पोइट्री आदमी ने लिखे तो केमिस्ट्री लिखे, फिज़िक्स लिखे, क्या जियोलॉजी लिखे, क्या लिखे। तो बहरहाल, तो बाद में फिर मैंने वो सब लिखा, कहते हैं मुझको हवा हवाई, ये वो। तो फिर उन्हें इत्मीनान हो गया कि नहीं इतना भी ख़राब नहीं है। जी, आखिरी सवाल। सर, राजेश खन्ना साहब ने 4.5 लाख रुपए में कार्टर रोड पे मकान खरीदा, 2.5 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए 2-3 महीने में देने थे। जी जी। एक वो स्क्रीन प्ले लेके आया, बहुत गंदा लिखा हुआ था है ना। आप हाथी मेरे साथी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सर वो मतलब उस पे कितना काम करना पड़ा, वो जो स्क्रीन प्ले था, तो इतना और किसने करना लिखा पड़ा था? कि वो स्क्रीन प्ले एक तमिल पिक्चर का था जो बनी हुई थी। वो पिक्चर बनी हुई थी, वो हिट हो गई थी तमिल में, उसका स्क्रीन प्ले हमें दिया गया। हमने उसे इतना चेंज किया कि उसी प्रोड्यूसर ने ये दूसरा स्क्रीन प्ले फिर तमिल में बनाया। ये फैक्ट है। तो सोचिए कितना चेंज हुआ। अब इस बातचीत को हम यहाँ पर रोकेंगे। हमारे लिए ये पिछले कुछ घंटे हमारी समझ को बहुत समृद्ध करने वाले रहे, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, पूरी टीम हमारी बहुत कृतज्ञ है कि आपने इतना वक्त दिया और इतनी बातें साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब।